चलो चुप हो जाओ, बात ना करो, अब पॉइंट की बात बताओ। आज समझने वाले सुन लो ध्यान से अच्छे तरीके से। स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड की भूमिका, 15 अगस्त था ना आज, तो भाई 15 अगस्त के नाम पर तुम्हें 15 अगस्त का गिफ्ट देने जा रहा हूँ मैं। आज फिर मैं तुम्हें आज़ादी की पूरी कहानी सुनाऊंगा। समझ में आया बात? या हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे जब से अंग्रेज, अभी हम क्या पढ़ रहे थे पिछले वाली क्लास में, हमने उत्तराखंड के अंदर ब्रिटिश कमिश्नर जो आए 23 कमिश्नर, उनका शासन पढ़ा। उसमें देखा हमने रेमजे ने कितना अच्छा काम करा, सर हेनरी रेमजे। लोगों ने उन्हें राम जी कहना स्टार्ट कर दिया। अब किसी भी कमिश्नर को, ब्रिटिश कमिश्नर को तुम राम जी कहना स्टार्ट कर दोगे तो ये समझ जाओ उनका तो दर्जा भगवान के लगभग के बराबर में चला जाएगा। राम जी कह रहे हो तुम उन्हें, क्या होंगे? उत्तराखंड के लोग बहुत प्रभावित होंगे उनसे, इतने ज़्यादा प्रभावित हुए उनकी पूजा पाठ करने स्टार्ट कर। मुकुट रहित राजा कह रहे हो ना, ऐसा राजा जो मुकुट न पहनता हो, बेताज बादशाह, ऐसी ऐसी संज्ञा दे रहे सर हेनरी रेमजे को। लेकिन आज जब हम हिस्ट्री स्टार्ट करने वाले तो सवाल, पहले तो गोरखे आए थे, अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने गोरखों को भगा दिया। सुंगोली की संधि हुई 2 दिसंबर 2015 को चंपारण के अंदर बैठकर, तो उन्होंने कहा ये टिहरी रियासत बनी रहेगी, इतने पूरे एरिया पर उत्तराखंड के अंदर ब्रिटिश शासन होगा और ब्रिटिशों का एक कमिश्नर होगा। एक एक कमिश्नर आता गया जाता गया, 6 कमिश्नर हमने पढ़े थे पिछली क्लास में, और उसके कुछ खास भी देखे थे मैंने तुम्हें। पूरा का पूरा मैं चार्ट के जरिए समझाया था वो कि भैया देखो इस तरह करके तुम ऐसा अलग तरीके से समझते हो, ऐसा कहीं भी नहीं है एक साथ कभी भी किसी की किताब में। याद रखना ये मेरे खुद की दिमाग की उपज है, समझ में आई बात है, और ये भी मेरे दिमाग की उपज है। ऐसा कहीं भी एक साथ इतना डाटा नहीं मिलने का जितना मैं समझा दूंगा तुम्हें। एक साथ इतना डाटा नहीं मिलने का, और ऐसा डाटा नहीं मिलने का बिल्कुल। मैं साफ कह दूं, पहले किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हो, कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ लो, जो भी तुम पढ़ोगे वो सबसे अलग ही होगा, क्योंकि मेरा मकसद समझाना। और समझाने के लिए टीचर हर वो हथकंडा इस्तेमाल करेगा जिससे बच्चे के दिमाग में बैठ जाए, समझ आई। और छोटी मोटी चीज़ों तो तुम कभी निराश नहीं होना। आसपास की कौन सी गतिविधियाँ हो रही, बड़े बड़े राहगीर हमेशा छोटे छोटे रास्तों पर ध्यान नहीं देते। तो यही बात है, अगर बड़ा रास्ता तय करना ना तो छोटे रास्तों को पीछे छोड़ देना चाहिए। इग्नोर करना सीख लो जिंदगी में चीज़ों को। जिस दिन इग्नोर करना सीख दोगे ना उस दिन यहाँ पहुँच जाओगे। सबसे बड़ा सिद्धांत है इग्नोर का सिद्धांत, समझ में आई बात है। इतना ही आगे जाओगे, अपने आप को इतना मजबूत बना लो तुम्हें किसी की बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ा। जैसे तुम मेरे सामने, हाँ तुम मुझे 50 गालियाँ दो तो मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने का। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद इतना मजबूत हूँ, इन सब चीज़ों का फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ मैं टेंशन लूँगा इन चीज़ों का, क्योंकि गाली का इस्तेमाल तो वे करते हैं ना जो कायर लोग, वे गाली का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा करके अपने आप को मजबूत बनाओ, किसी चीज़ का कोई फर्क ही नहीं पड़ा तुम्हें। बस एक ही तरह वो ना एक निशाने पर पूरी नज़र रखो, बस चाहे कुछ भी हो जाए यही करना। तो ज़िंदगी में एक लक्ष्य डिसाइड कर लो ज़िंदगी में कि यही होगा, यही करना, ये मेरा टारगेट है, दैट फाइनल है बस यो। इसके बाद ज़िंदगी में मुझे कुछ नहीं करना, चाहे इसमें 1 लग 2 लग 3 लग, क्योंकि हर चीज़ का अपना इंटरेस्ट हो ना कि उसे क्या चाहिए। अगर वही ना मिला, समझ नहीं बात है, तुम्हें 10 चाहिए थे, तुम्हें 2 मिले, दिक्कत खड़ी हो जाएगी। अपने से नजरें नहीं मिला पाओगे। 10 की मेहनत करो, 2 की मत करो, समझ में आई बात है। अपने आप का लेवल नीचे गिराओ मत बिल्कुल भी, उसको अप करो। कुछ भी हो सके अपना लेवल हमेशा अप करना चाहिए। चले, तो बात चल रही थी क्लास की उत्तराखंड, हमारे पास ये उत्तराखंड का मैप बनाया हुआ। उत्तराखंड ये तो टिहरी रियासत होगी थी। इस पूरे में ब्रिटिश शासन छाया था, 22-23 कमिश्नर आए थे। अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत में यहाँ शासन कर रही थी, पूरे भारत में शासन कर रही थी, तो या जब एक ही राजनीतिक सत्ता लगातार लंबे समय तक शासन करती रहेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही है, अंग्रेज इंग्लैंड में बैठे हुए वहां से में अधिनियम बना कर भेजते, उनके तहत भारत में शासन किया करते थे। उनकी सेना यहाँ अलग अलग जगह अलग अलग फैली हुई थी, उत्तराखंड में भी घुस गए थे, जा गए। समझ में आई बात है। तो क्या हुआ, भारत के लोगों ने मिलकर आपस में, ठीक, बहुत भारत के लोग बहुत गुस्सा थे इनसे। 30-40 साल 40-50 साल बीत चुके थे, तो लोगों के अंदर बहुत गुस्सा आ गया था। ये इनको बिल्कुल भी झेलना नहीं चाहते थे। क्यों? क्योंकि इनकी नीतियां ही बड़ी खतरनाक थी। जो पॉलिसी बनाते थे ना, जमीन में तो लोगों तक कैसा पैसा हड़पते थे। लोगों को याद था 1770 का बंगाल में जो अकाल पड़ा था, 1770 का, ये हमारा बंगाल, इसका पूरे का अकाल पड़ा था। बंगाल को किसी जमाने में सोने की चिड़िया कहते थे, सोने की चिड़िया, और इन्हें बंगाल को ना कंगाल बनाकर रख दिया था। नाम तो बंगाल था, इसे बना दिया पूरी तरह कंगाल। सारा लूट का धन इंग्लैंड में लेके चले गए, सब लूट कर इंग्लैंड में लेके चले गए। उसके बाद क्या हुआ, लोगों की खेती में खेती नहीं हो रही, इन्हें तब भी टैक्स चाहिए। लोग बहुत गुस्सा थे, किसान भी गुस्सा था, व्यापारी वर्ग था वो भी गुस्सा था, सब लोगों के अंदर गुस्सा था अंग्रेजों के प्रति। क्या करते, कुछ ऐसी चीज चाहिए थी जो उसे लीड कर सकता था, उसी गुस्से को एक साथ एक ही मोड़ पर ले आता। समझ आई बात है। और जब यहाँ अंग्रेजी सेना राज करती थी ना, तो
तो अंग्रेजी सेना के अंदर भारत के लोग भी भर्ती होते थे। भारत के लोग भी, पैसा चाहिए था ना भैया, भारत के लोग भी भर्ती होते थे। लेकिन है तो भारत के ही लोग, उनकी जो सिंपैथी रहेगी, उनकी जो भावना रहेगी, वो तो भारत के लोगों के प्रति रहेगी। अब बताओ, किसी अंग्रेज ने ऑर्डर दिया मुझे, चलो बताओ इन पर भारतीयों पर गोली चलाओ, और मैं भारतीय हूं और मैं सैनिक हूं, क्या मैं चलाऊंगा? एक बार तो मेरे मन में जरूर विचार आएगा ना यार, अपने लोगों को मार रहा हूं। ऐसा ही कुछ हुआ था, ऐसा ही हुआ था। 1857 की क्रांति इसी बात का प्रतीक है। या 1857 की क्रांति क्यों कहते हैं? किस चीज को हम क्रांति कहते हैं? बहुत बड़ी मात्रा में चिंगारी भड़क जाना लोगों के अंदर, क्रांति, कुछ नया होने वाला हो। पढ़ाई करो तुम मेरे साथ साथ, क्रांति आएगी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्रांति होने वाली। कुछ दिन पहले मुझे एक बच्चा कह रहा था, भाई जी छोटा मोटा काम नहीं करने वाले बिल्कुल भी, कुछ बड़ा काम करेंगे, क्रांति लेकर आएंगे। मैंने कहा वाह, जरूर लेकर आऊंगा क्रांति के दिन। 1857 की क्रांति क्या थी? मंगल पांडे नाम का एक सैनिक था, ध्यान से सुन लो, आज भी पूरा वहीं तक लेके जाऊंगा, 1947 तक। आजादी की इतनी खूबसूरत कहानी सुनाऊंगा तुम, उसके बाद उत्तराखंड का जो भी कुछ भी इतिहास पढ़ोगे सारा उसके अंदर सिमटता चला जाएगा पूरा का पूरा। फिर तुम कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है कुछ नया पढ़ रहे हो। तो देख लो, मैंने जिस तरह का डायग्राम बनाया, ऐसे उत्तराखंड का और भारत का एक साथ समेट दिया। पहले मैं भारत के इतिहास की कहानी सुनाऊंगा, जब जाकर तुम्हें रास्ता समझ में आएगा कि बीच बीच में कौन कौन सी बड़ी घटना हुई। और यहाँ से चलूंगा मैं 1857 से, और फिर वहां 15 अगस्त 1947 तक लाकर छोड़ दूंगा, तब जाकर हम उत्तराखंड का इतिहास समझेंगे। इससे पहले कभी समझ ही नहीं सकते। और जो समझ रहा होगा ना, वो इस सब्जेक्ट के साथ अन्याय कर रहा है, समझ ही नहीं सकते। सबसे पहली गलती है ये उसकी, उन्होंने भारत के इतिहास कुछ छोड़ दिया। कैसा छोड़ दिया? पढ़ ही नहीं सकते बिल्कुल भी तुम। और ये तो छोटा है ही, क्या है समझ, 2-3 पन्ने होंगे नहीं, और उसमें भी 1-2 क्वेश्चन आने वाला, वो तो सब मुझे पहले से ही मालूम है कौन सा क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन छोड़ नहीं सकते ना। उत्तराखंड तो अभी 9 नवंबर 2000 को बना, उससे पहले तो ये यूपी में था। कौन सा व्यक्ति था जब देश आजाद करवाया जा रहा था? किस आजादी चाहिए थी हम? अब आजादी चाहिए अंग्रेजों तक, अंग्रेजों तक। कंगना रनौत न बनी हो, 2014 में जाओ होगी, ठीक है? ऐसी बदतमीजी में खिंडाना, जितने भी नेताओं का ज्ञान पीछे छोड़ गया करो घर तक, समझ ही बात है, ठीक? आजादी मिली 15 अगस्त 1947 को। कभी पेपर में सवाल आया आजादी कब मिली? 2014 को। समझना ये बात। 1857 की क्रांति, सुन लो ध्यान लगेगा। 1857 की जो क्रांति थी ना, 1857 की क्रांति थी। तो 1857 की क्रांति में क्या हुआ था? यह हुआ था, बहुत सारे कारण बताए जा। 1857 की क्रांति क्यों हुई थी? लोगों के अंदर गुस्सा भड़क गया था। क्यों भड़क गया था पता? लोगों के अंदर इसलिए गुस्सा भड़क गया था भैया, जितने भी लोग थे ना सारे के सारे अंग्रेजों के द्वारा जो नीतियां बनाई जा रही थी बाहर से, और इन पर जो चीजें थोपी जा रही थी, बहुत ज्यादा गुस्सा थे लोग। इन्होंने सोचा कुछ तो होना चाहिए। तत्कालिक एक घटना घटी, समझे? पता, बैरकपुर के अंदर छावनी में क्या हुआ, जो ये काम चल रहा था, जो एक तो सैनिक थे जो वे हिंदू धर्म के, और हिंदू धर्म के जो लोग हो ना, मुस्लिम धर्म के भी कुछ लोग थे। सुअर जो है ना, सुअर जो उसका मांस उनके लिए हराम माना जा, मतलब खराब माना जा। सुअर के मांस का यूज नहीं कर सकते कोई भी मोमडन जो हो, समझ बात है। और उस तक कारसूत बनाए जा रहे थे। कारसूत क्या हो? यानी जो राइफल हो ना, उसे खींचना पड़ता था मुंह से, और उसे मुंह से खींचना पड़ता था, वो उनके लिए नुकसानदायक है। और गाय की जो चर्बी हो, उससे भी कारसूत बनाए जा रहे थे, उन्हें खींचना पड़ता था। दिक्कत खड़ी होगी, हमारे धर्म का हनन हो रहा है, हम ये काम नहीं कर सकते। लोगों ने मना कर दिया, क्यों कह रहे हम ये काम नहीं करने वाले बिल्कुल भी। अच्छा, कैप्टन उतरे, चौड़ा खींचा दबा कर तमीज सोच। अब गुस्सा आगा नहीं आगा? भारत के लोग, तुम कह रहे गाय की चर्बी तो जो बने हुए कारसूत, उन्हें मुंह से तुम खींचो, समझ नहीं बात है, तब जाएगा गन चलेगी। अब बताओ, गाय की चर्बी का हम मुंह कैसे लगा ले भैया? भाई हमारा तो हिंदू धर्म, वे मुस्लिम धर्म वाले वे सुअर के मांस का कैसे मुंह लगा ही नहीं सकते ना। दिक्कत खड़ी होगी। बैरकपुर छावनी के अंदर यह घटना घटी। इसको क्या, जो सैनिक थे ना, उन्होंने हथियार डाल दिए, मना कर दिया। क्या हुआ? एक सैनिक को, नाम था मंगल पांडे, पिक्चर भी बनी हुई है, आमिर खान की पिक्चर है, जाकर देखना। फांसी पर चढ़ा दिया सीधा डायरेक्ट। क्या होगा? वहां के और भी सैनिक थे, सब गुस्सा आया, उन्होंने कैप्टन को उड़ा दिया, उन्होंने अंग्रेजी कैप्टन को उड़ा दिया। फिर क्या होगा? फैल गई चिंगारी। भारत के लोग यहाँ, जब भारत के राजा थे ना, वे भी गुस्सा थे। उसका नाम था बहादुर शाह, बहादुर शाह जफर का नाम सुना? वे भी गुस्सा थे। मुगल बादशाह था अंतिम, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर दिल्ली की गद्दी पे बैठा हुआ था, अंतिम बादशाह था। और जगह जगह कोने कोने में राजा थे। यहाँ मराठे भी थे, समझ, जगह जगह राजा थे। सबने प्लान बनाया कि चलो कर दो क्रांति। लेकिन कोई मुख्य नेता नहीं था, जैसा महात्मा गांधी जैसा कोई नेता आ जा और लीड करके चलता और इंस्ट्रक्शन देता। सब अपनी मर्जी से आगे बढ़ रहे थे। लखनऊ में कोई और तरीके का आंदोलन कर रहा है अंग्रेजों के खिलाफ। पहली बात थी यही 1857 की क्रांति है। 1857 की क्रांति को 1857 का संग्राम भी कहते हैं। 1857 की क्रांति कह दो, 1857 का संग्राम कह दो। यहाँ देखो, यहाँ लखनऊ में आंदोलन हुआ, दिल्ली में आंदोलन हुआ, देश के कोने कोने में आंदोलन हो गया।
लेकिन पेपर में सवाल पूछा जा कि बताओ 1857 की क्रांति क्या अखिल भारतीय आंदोलन था? नहीं, अखिल भारतीय आंदोलन वो होगा जो पूरे भारत में फैल जाता होगा। अखिल भारतीय होगा जो अखिल भारतीय आंदोलन नहीं आता बिल्कुल भी, कुछ जगह विफल होगा। अंग्रेजों ने इसे 1857 की क्रांति जरूर कहोगे तुम, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम तुम जरूर कहोगे। साम्राज्यवादी इतिहासकार नहीं कहते, वे 1857 का विद्रोह बताते हैं सर। और विद्रोह बताना इस बात का प्रतीक कि विद्रोह को दबाना आसान हो। अब कोई जो क्रांति हो ना उसे दबाना आसान नहीं होता। हमारे जैसे लोग, हमारे भारत के इतिहासकार इस 1857 का संग्राम, स्वतंत्रता संग्राम या 1857 का पता क्या कहते हैं, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, 1857 क्रांति के नाम से जानते हैं। भारत के जो इतिहास है, बाहर के इतिहासकार, अंग्रेजी इतिहासकार, यूरोप के साम्राज्यवादी इतिहासकार वह ऐसा नहीं लिखते। उनका मानना पता क्या है, वे मानते हैं नहीं 1857 का विद्रोह था वो, ये कोई क्रांति वांति कुछ नहीं आती, क्योंकि इन्होंने दबा दिया। फाइनली क्या हुआ, दबा दिया गया इसे, दबा दिया गया इस विद्रोह को। और विद्रोह को दबाने के बावजूद अच्छा 1857 की जब क्रांति हो रही, हाँ सर हो रही क्रांति, तो ये क्रांति पूरे भारत में फैली होगी, हाँ सर पूरे भारत में फैली होगी। यूपी में भी फैली होगी, हाँ सर यूपी में भी। थोड़ा थोड़ा असर उत्तराखंड में भी आया होगा, हाँ सर उत्तराखंड का इतिहास पढ़ रहे आया होगा। सर कुछ तो हुआ होगा उत्तराखंड में, हाँ सर हुआ होगा, वो हुआ होगा वही उत्तराखंड का इतिहास है, वही पढ़ना। खाली इतने से पढ़कर काम नहीं चलता, जो तुम किताब में पढ़कर जो लिखा उसे भाग जाओ। जो मैं बोल रहा हूँ वो बड़ी काम की चीज है, समझने की बात है। जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उत्तराखंड के वे कौन से लोग थे जो 1857 की क्रांति में योगदान दिए थे? क्या यहाँ भी कोई संगठन बना था क्या? गुप्त संगठन, क्रांतिवीर नाम का संगठन बना था। यहाँ पढ़ेंगे उत्तराखंड का योगदान, ऐसे पढ़ेंगे चीजों को जोड़कर। पहले हम भारत का समझेंगे कि भारत में क्या चल रहा था, फिर हम उत्तराखंड में घुसेंगे। अच्छा उत्तराखंड में फिर ये हो रहा था, क्योंकि उत्तराखंड भारत से अलग थोड़ा ही है, तुम कैसे अलग कर दो, कैसे समझिए। तब जाकर क्रांतिवीर नामक संगठन बनाया, कालू मेहरा ने बनाया। किसने बनाया? इसके बारे में समझेंगे। कल्लू सिंह भी कहते हैं सर, कालू मेहरा भी कहते हैं। क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन बनाया था, वो 1857 की क्रांति का प्रतीक उत्तराखंड के अंदर, याद रखना बात। या हम पढ़ेंगे सर, अभी नहीं पढ़ा उन्हें 1857 की क्रांति। पहले बताओ 1857 की क्रांति हल्की हल्की समझ में आई। 1857 की क्रांति को दबाना आसान था, क्यों था? एक तो कारण यो था उसका कोई मुख्य नेता नहीं आया था। दूसरा कारण क्या था, उसमें जो बुद्धिजीवी वर्ग, पढ़ा लिखा वर्ग, अगर पढ़ा लिखा वर्ग किसी संगठन के साथ ना हो ना, वो संगठन विफल हो जाएगा। होगा 1857 की क्रांति विफल होगी। बुद्धिजीवी वर्ग कौन सा? पढ़ा लिखा वर्ग, वो डॉक्टर, वकील, ये जो पढ़े लिखे वर्ग, शिक्षक, समझने बात, ये उस संगठन के साथ नहीं आते। तो क्या हुआ, बिछड़ गया आंदोलन सब। समझ बात है। जो बड़े बड़े नेता नेपाल चले गए, बड़े बड़े जो नेता थे इन आंदोलन के, नेपाल चले गए, कुछ उठा लेंगे, जिन्होंने जेल में डाल दिया। इसे विद्रोह को आसानी से दबा दिया गया। और वो पढ़ना डिटेल में, मैंने इंडिया की हिस्ट्री में पढ़ा रखा बहुत डिटेल अच्छे तरीके से, समझिए। लेकिन उत्तराखंड वालों का क्या हुआ? उत्तराखंड में कोई था क्या उस टाइम जब 1857 की क्रांति हुई थी? उत्तराखंड में तो ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया था? ऐसा कोई व्यक्ति था क्या? हाँ, बनाते हैं क्रांतिवीर नामक एक संगठन, समझने की बात है। उस संगठन के बारे में हम बात करेंगे, डिटेल से बात करेंगे। कालू मेहरा ने बनाया था क्रांतिवीर नाम, कालू मेहरा तो बहुत फेमस है उत्तराखंड में। चलो यहाँ तक तो बात समझ में। सर उसके बाद क्या हुआ? 1858 का भारत शासन अधिनियम आया, जो यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी राज कर रही थी पूरे भारत में। ये पूरा भारत है, यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, ठीक। अब ईस्ट इंडिया कंपनी अच्छा शासन नहीं कर पा रही। इंग्लैंड के अंदर महारानी बैठी हुई, महारानी विक्टोरिया। महारानी विक्टोरिया ने पता क्या करा, क्या कहा, पता क्या कहा? एक काम करो, अब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में तो ना शासन, राजनीतिक सत्ता छीन लो, इसे का काम सिर्फ व्यापार करना होगा। अब हम यहाँ तक अधिनियम बना के भेजेंगे, अब शासन हम करेंगे। यहाँ तक राजनीतिक काम अलग कर दिए गए और जो व्यापारिक कार्य थे सारे अलग कर दिए गए। 1858 के भारत शासन अधिनियम में यह बात बना के भेजी गई, अधिनियम कानून बना के भेजा उधर से। 57 की क्रांति हुई, एक साल बाद तुरंत करते तो क्या करते, कानून बना के भेजा, अब ऐसा काम करना, आने वाले 20 सालों तक काम करना। समझिए क्या होगा? 1858 का भारत शासन अधिनियम आया, फिर कंट्रोल होंगे। उत्तराखंड में क्या हो रहा था? उत्तराखंड में क्या हो रहा था? उत्तराखंड में क्रांतिवीर नामक संगठन बना, छोटी छोटी छुटपुट घटनाएं हो रही थी। समझने की बात है। एक्चुअली बात यह थी, उत्तराखंड के जो लोग थे ना, वे अंग्रेजों के हितैषी थे, अंग्रेजों के पक्ष में रहा करते थे। कुछ अंग्रेजों ने अच्छा काम कर दिया था तो विद्रोही को क्यों करते? हाँ, एक दो जगह छुटपुट विद्रोह हुए, उसे ही हम पढ़ लेंगे, वही हमारा सिलेबस आगे पढ़ेंगे। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, पहले मैं उत्तराखंड की हिस्ट्री को समझाने के लिए कुछ कुछ घटनाओं का जिक्र कर रहा हूं, उसके बाद में जाकर डिटेल से डिस्कस करूंगा। ये समझ में नहीं आने कि तुम्हें क्या हो रहा, कर्म तो बढ़ना चाहिए, कनेक्टिविटी महसूस हो। ये था, पता लग गया। 1857 की क्रांति पढ़नी पूरी की पूरी क्या थी, पूरी फुल डिटेल से पढ़ाई मैंने इंडियन हिस्ट्री हो, तभी से पढ़ो, वहां से जाएगा होश में होगा कहां कहां क्या क्या हुआ। उत्तराखंड का योगदान, ये हमारा इतिहास, ये हमारा सिलेबस है उत्तराखंड का। वहां तक कैसे वाले बनते हो, हमारा सिलेबस है, कैसे पढ़ लो। तो उसके बाद क्या हुआ,
1858 का भारत शासन अधिनियम आया, उसके बाद बीच में कोई इसी इंपोर्टेंट घटना नहीं हुई, इतनी इंपोर्टेंट घटना नहीं। भारत की बात चल रही है भी, उत्तराखंड की हिस्ट्री में जो हम पढ़ने वाले, सिलेबस बता रहा हूं क्या पढ़ने वाले, ये मैंने अपनी तरफ से बनाया, ऐसा कहीं नहीं है किसी किताब में, पेपर में यूं ही आएगा, याद भी रहेगा। ठीक है, 4 पन्ने ऐसा करके बढ़ने से बढ़िया लाइन टू लाइन तमीज से समझ लो डायग्राम के जरिए। ये ए पॉइंट था हमारा, अब बी पॉइंट पे पहुंच गए, वो बहुत बड़ा काम हुआ। एक क्या हुआ, 1857 क्रांति फैल नहीं होगी थी, क्यों, कारण नहीं होता, कोई बड़ा संगठन ही नहीं आता, कोई बड़ा नेता ही नहीं आता, बुद्धिजीवी वर्ग साथ ही नहीं आता। A.O. ह्यूम के द्वारा, अंग्रेज था, कोई अंग्रेज भारत में आएगा, भारत के प्रति भी तो सिंपैथी रख सके, समझ बात या, सिंपैथी मतलब सहानुभूति, सहानुभूति रख सके नहीं रखता, भारत के लोगों के प्रति दया दृष्टि रख सके नहीं रखता, है था एक A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम उन्होंने बनाई कांग्रेस, या यूरोप का व्यक्ति था, कांग्रेस बनाई, 1885 में कांग्रेस की स्थापना कर दी गई। ये कांग्रेस क्यों बनाई गई थी, इसीलिए बनाई गई थी, ये कोने कोने से लोग आते थे, इसमें अपनी बात बताते थे, लिख चिट्ठी पे देते थे। और ये जो कांग्रेस संगठन था, कांग्रेस हो अभिजात्य वर्ग का समूह, पढ़े लिखे लोगों का ग्रुप समूह, उसे कांग्रेस बोलते हैं, कांग्रेस शब्द का अर्थ हो, समझ में आई बात यार। बैठ के और वे अपनी समस्या बताते थे, फिर वे क्या करते थे, वहां तो फिर अंग्रेजों के सामने बात रखते थे, ये बात मान लो जी हमारी, यहाँ ऐसा ना करो जी, जी कुली बेगार प्रथा खत्म कर दो, और ये दास प्रथा भी खत्म कर दो जी, ऐसा ऐसा करो। ये काम था कांग्रेस का, 1885 में बनी थी, समझ बात यार। 72 लोग आए पहली बार, पहला इसका अधिवेशन हुआ जब ये संगठन वहां मुंबई के अंदर गोकुल दास संस्कृत तेजपाल कॉलेज पढ़ो, उसके मैदान के अंदर इकट्ठे हुए थे 72, 72 लोग आए थे। धीरे 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 इसकी संख्या बढ़ती चली गई, कोने कोने से आए थे लोग, ये कांग्रेस बन गई। जब कांग्रेस बन गई, कांग्रेस ने एक पहला नियम निकाला कि हम चाहे कुछ भी हो, जैसे मैं बता रहा हूं, याद रखना, उत्तराखंड की हिस्ट्री ऐसे जुड़ेगी। कांग्रेस जब बनी, कांग्रेस संगठन था, ये कांग्रेस में महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद ये गांधी जी के परिवार, ये तो बाद में जुड़ते चले जा रहे। आजादी देश को कांग्रेस ने दिलाई, जो तुम मानते हो पंजे वाली कांग्रेस, यस, आजादी में सबसे बड़ा योगदान है उसका। कैसे, अब देखोगे तुम कैसे, इनका भाजपा वालों को तो कोई योगदान ही नहीं है आजादी में, इनका तो अस्तित्व भी नहीं आता, ये तो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। ठीक है, जो सही है, जो गलत है गलत है। एक्चुअली पता है कैसा हो चुका हमारा समाज, ऐसा होगा, पता कैसा, क्या तो तुम किसी को पसंद करते हो या किसी को पसंद नहीं करते, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। मेरे से तुम पूछोगे तुम मोदी में क्या पसंद करते हो, मैं मोदी को भी पसंद करता हूं कुछ चीजें। मेरे से पूछोगे तुम राहुल गांधी को पसंद करते हो, हाँ पसंद करता हूं, कहीं मैं राहुल गांधी को भी नकार देता हूं। ऐसा समाज हुआ ही नहीं अब तक, समझ में आई बात यार। हम चाहते हैं ऐसा समाज बनना चाहिए, बनता ही नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि ये कभी पढ़ाई करते ही नहीं। तो भारत इस टाइम 2 भागों में बट चुका, क्या तो तुम किसी को पसंद करते हो या किसी को पसंद नहीं करते हो, यही सबसे बड़ी विडंबना है समाज की, समझ गए बात यार। ऐसा क्या नहीं हो सकता कि क्या मोदी को तुम इतना नकार दोगे, तुम चाह कभी नहीं नकार सकते। एक चाय वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री बन गया, ये अपने आप को थोड़ा बड़ा अचीवमेंट समझते हो तुम, ये कोई वैसे ही बन जाएगा, मेहनत नहीं करी होगी उसने। राहुल गांधी को वैसे ही नकार दोगे तुम कि चांदी की चम्मच में खाना खा रहा था, तो वैसे कुछ नहीं है उसके पास, उसे क्या पता होगा दुनियादारी का, इकोनॉमिक्स तो ही पड़ गया हो। तो हर व्यक्ति के अंदर अच्छाई और बुराई का अनुपात अलग अलग हो, समझ में आई बात यार। कुछ व्यक्ति अच्छा भी हो सके, बुरा भी हो सके, और इनसे ही मिलकर व्यक्ति बनते हैं। क्या तो कोई व्यक्ति बिल्कुल बेकार नहीं हो सकता, क्या कोई व्यक्ति बिल्कुल अच्छा नहीं हो सकता, ये बात तय कर रख लो अच्छी तरह। हमारे समाज का मैकेनिज्म ऐसा। अच्छा सर, तो 1885 में जो कांग्रेस बनी, हाँ सर कांग्रेस बन गई, तो जो कांग्रेस बनती थी ना, कांग्रेस की खास बात थी, उसके एक साल में दिसंबर के महीने में हर साल एक अधिवेशन हुआ करता था। अधिवेशन मतलब बैठक, उस बैठक में देश कोने कोने से लोग आते थे, कोने कोने से, और वे क्या करते थे, अपनी समस्या लेकर आते थे। उत्तराखंड के लोग भी गए होंगे, फिर तो गए थे, सच में। कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, उत्तराखंड के कुछ लोग गए थे यहाँ से। पता क्या कि हमारे यहाँ पहाड़ जी, और वहाँ ना सड़क भी नहीं है, ना रोड है वहाँ से, और वहाँ यहाँ ना हम भी ना अंग्रेजों तो आज़ादी चाह रहे बिल्कुल, ये भी गए थे। कुछ 2-3 लोग गए थे कांग्रेस के अधिवेशन में। दूसरा अधिवेशन हुआ था कलकत्ता अधिवेशन, गए थे, उन्हें पढ़ना हम, यही हमारा उत्तराखंड का सिलेबस है। तो भारत की हिस्ट्री के बिना तुम कैसे उत्तराखंड का सिलेबस पढ़ लोगे भाई, कैसे पढ़ा दो, पॉसिबल ही नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। रटो नहीं तो फैक्ट। फिर कांग्रेस की स्थापना हुई, हाँ सर कांग्रेस के अधिवेशन हुआ करते थे, हाँ सर कांग्रेस के अधिवेशन हुआ करते थे। उत्तराखंड वाले भी जाएंगे, हाँ सर जाएंगे। उत्तराखंड वालों का योगदान देखो, मैंने ऐसा करके सिलेबस बनाया, ऐसा है ही नहीं किसी किताब में, ऐसे ही पढ़ाऊंगा पूरा का पूरा। चलो सर कांग्रेस के अधिवेशन हर साल हुआ करते थे, हाँ हर साल। कब, दिसंबर के महीने में, कभी कभी पहले भी हो जाते। अधिवेशन तो सर कब तक चलते गए, जब तक देश आजाद नहीं हुआ, तब तक अधिवेशन चलते रहे।
सर कुछ तो बहुत फेमस हो गए। हाँ, पहला बहुत फेमस है, बम्बई में हुआ था, दूसरा कलकत्ता में, फिर अलग तीसरा कोने कोने में, देश के कोने कोने, फिर यहाँ कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं। क्या हुआ? जहां भी ये बैठ कर अधिवेशन करते थे, लोग वहां बड़ी मात्रा में भाग लेते थे और लोगों के अंदर एक राजनीतिक चेतना और अंग्रेजों के प्रति ना अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों के बारे में बताते थे उन्हें, तो लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते थे। ऐसे करके लोगों के अंदर एक चेतना पैदा करने का काम करा कांग्रेस ने। तो कांग्रेस को इस बात पर नकार नहीं सकते तुम। वह बात अलग है, कांग्रेस पर आरोप भी लगे कि कांग्रेस की स्थापना करने वाला एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम ए ह्यूम, वो खुद एक यूरोपीय है, वह बात अलग। वो तो वर्तमान समय में भी लगते हैं। यहां तक होगा तो कोई तो गया होगा अधिवेशन में, तो जो भी जिस अधिवेशन में गया उत्तराखंड का वही इंपोर्टेंट है, वही पढ़ना हमारा सिलेबस में। समझ नहीं बात है क्या हो रहा? भारत अंग्रेजों तो हम आजादी के लिए रास्ता बना रहे, यो रास्ता बन रहा है अंग्रेजों तो आजादी के लिए। इस रास्ते में उत्तराखंड वालों का योगदान ले, उत्तराखंड वालों का योगदान ले, उत्तराखंड वालों का योगदान ले, उत्तराखंड वालों का। जहां जहां उत्तराखंड वाले दिखेंगे वहां उत्तराखंड का इतिहास है, ये छुटपुट इतिहास है, इसे उठाओ फिर रहे। इस बीच में एक आधा संगठन बन जाएगा, कोई व्यक्ति ढंग का सा काम कर देगा, किसी का मुंह फूट जाएगा, किसी का हाथ टूट जाएगा, किसी का पैर टूट जाएगा, कोई एक संगठन बना लगा, गुप्त संगठन, कोई वहां अखबार निकाल देगा, कोई कुछ कर देगा। वही उत्तराखंड का इतिहास है। काहे का इतिहास है? इसे उठा काहे रो रहे हो? उसे मेन चीज देखो, मेन बाउंड्री क्या है, कहाँ रास्ता आजादी पे जा रहा है। जब तक आजादी नहीं मिलेगी ना तब तक ना बोलियो भी, इसे बाद में लेकिन समझ में आई नहीं बात है। चलो उत्तराखंड वालों का अब तो तुम खुद भी पढ़ लोगे, किसी किताब तो जाकर पढ़ो, सब सारा समझ में आएगा। किसी भी किताब को उठाओ, परीक्षा पानी उठाओ, अब जाकर पढ़ लेने, जैसे मैं समझाऊंगा, एक लाइन टू लाइन पढ़ लेने जाकर। सर उसके बाद क्या हुआ? बीच में कुछ और भी हुआ उत्तराखंड में। हाँ, 2-4 घटना घटी होगी, हो सकता कोई कांड हो जाए उत्तराखंड में। जो कांड होगा हो सकता है उत्तराखंड के बहुत सारे लोगों को जलाकर मार दिया जाए, उसे एक स्पेशल कांड के नाम से जानेंगे, उसे यही पढ़ लेंगे। कल को मैं खुद पढ़ाऊंगा सब चीजों को, मैं न्यू बैठा रहा हूं तुम्हारी है। चलो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद है बंगाल का विभाजन। बड़ी घटनाओं को पहले रख रहा हूं मैं। ए नंबर की घटना पड़ी, बी नंबर की कांग्रेस बन गई। कांग्रेस का हर साल अधिवेशन हो रहा है दिसंबर के महीने में, और कांग्रेस जगह जगह जाकर अधिवेशन कर रही है अपने कारण। लाहौर तक, ये पूरा भारत, पाकिस्तान पूरा भारत में फैला हुआ था तब तक। समझ नहीं बात है, पूरा पाकिस्तान पूरा भारत का ही हिस्सा था। बताऊंगा कैसा आजाद हुआ। 14 अगस्त को पाकिस्तान पैदा हुआ, 15 अगस्त को भारत पैदा हुआ। समझ आई बात, क्या कारण था? चलो सर। अच्छा सर क्या हुआ? अंग्रेज बड़े तेज थे, उन्होंने सोचा अगर भारत में लंबे समय तक पैर पसारने ना, एक काम कर दो, हिंदू को और मुस्लिम का कार्ड खेल लो, हिंदुओं को अलग मार दो, मुस्लिमों को अलग मार दो, क्योंकि धर्म एक ऐसा मुद्दा हो, समझ में आई बात हो, अफीम की तरह काम करा धर्म। अगर किसी व्यक्ति को एक बार धर्म का नशा चढ़ जाना तो इतनी जल्दी आसानी से नहीं उतर सकता। समझ में आई बात है। पिछले 8-10 साल में बहुत धर्म का नशा बोया गया बच्चों के अंदर। वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता जिसमें तुम धार्मिक तौर पर आगे बढ़ाते हो। एक देश का नाम बताओ जो धर्म के मामले में प्रथम हो और उसके अंदर टेक्नोलॉजी फास्ट हो ही नहीं सकता बिल्कुल भी। पिछली जो वर्तमान समय की सरकार है, पिछली सरकार के द्वारा तो वर्तमान समय में बहुत गलत पॉलिसी बनाई गई, कुछ अच्छे काम भी करे गए। ये तो मैंने कहा बताया है ना, हमारे समाज का मैकेनिज्म ऐसा हो चुका है, हम किसी की क्या तो बुराई सुनेंगे क्या फिर उसकी अच्छाई सुनेंगे। अच्छाई बुराई एक साथ नहीं सुनना चाहते। हमारे समाज का मैकेनिज्म ऐसा हो चुका है, पूरे भारत को लोग बर्बाद कर दिया है, सभी नेता लोग बर्बाद कर दिया। क्या तो तुम किसी व्यक्ति की बुराई करते हो या किसी की तुम अच्छाई करो, या तो तुम पसंद करते हो या नहीं पसंद करते हो। एक गलत समाज बना दिया अपना। समझ में आई बात? या तो हो चुका है। 1905 में चले गए, हाँ सर हो गए। उसके बाद क्या हुआ? अंग्रेजों ने सोचा भारत में लंबे समय तक शासन करना तो एक ही तरीका, धर्म में बांट दिया। इतने तेज थे इस बंगाल वाले पूरे इलाके में ना मोमडन ज्यादा रहा करते थे। ये आज बांग्लादेश बना ना उनकी देन है, बहुत पहले से डिमांड चल रही थी। उन्होंने क्या करा, मुस्लिमों को एक तरफ कर दिया और इसने कहा कारण बता क्या बताया, कह रहे हाँ हम प्रशासनिक असुविधा हो रही, हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में बहुत समय लग जा और बहुत पैसा खर्च हो हमारा, क्यों ना हम एक राजधानी यहाँ बना दे एक वहां को बना दे। और बड़े तेज थे, बताया नहीं लोगों को, ऑफिशियली चर्चा नहीं करी सबके सामने कि हम मोमडन का हिस्सा एक तरफ कर रहे और हिंदुओं का हिस्सा एक तरफ कर रहे। बस उन्होंने कहा हम तो अपनी सुविधा के लिए कर रहे काम, लेकिन लोग अंधे थोड़ा ही थे। हमारे जैसे बुद्धिजीवी वर्ग पढ़े लिखे लोग सब समझते थे। जैसे हम वर्तमान समय में कोई भी तो अधिनियम निकाल लोगे देश के अंदर, मैं 5 मिनट में देख कर बता दूंगा इसके अंदर क्या होगा, किस मंशा के साथ लाई होगी सरकार इसे, और विपक्ष इसकी क्यों आलोचना कर रहा होगा। कारण क्या है, बुद्धिजीवी वर्ग पढ़ाई लिखाई कर रखी अच्छे लेवल पर जाकर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं ग्रहण करी, वो बच्चा ही क्या है, समझ बात क्या, जो 4 चीजों को 4 लाइन बोल नहीं सकता, 4 लाइन बता नहीं सकता, कहीं खड़े हो
वो बच्चा ही क्या है, वो कहीं की पढ़ाई, तुम तो पढ़ाई मानते हो। हमारा समाज इतना बड़ा गधा समाज है, उसे ये एक्सेप्ट करके बैठा हुआ, एक कांस्टेबल की पूजा कर रहा बैठ कर। कांस्टेबल की पूजा कर रहे हो तुम बैठ कर, क्या है? मैं दरोगा को नहीं कुछ मानता, क्या है दरोगा? 4 किताबें नहीं पढ़ी, दरोगा बन गया? बताओ क्या दरोगा? कुछ भी नहीं है दरोगा। तुम बताओ मुझे क्या एसडीएम? 4-5 किताबें 6 सब्जेक्ट पढ़कर तुम एसडीएम बन गए? पढ़ाई तो 100 गुना ऊपर है। क्या हो वकील? कुछ भी नहीं है वकील। 5-7-10 किताबें पढ़कर वकील बन जाओ कभी प्रोफेसर साहब के बाद, तब बताएंगे तुम। प्रोफेसर साहब की लिखी हुई किताब पढ़ के तो वकील बना, तो प्रोफेसर के सामने तो सारे फैले, समझ गए? उसके सामने तो सारे फैले, उसके सामने जज भी कुछ नहीं है। जज ने भी किताबें पढ़ी होगी या खुद की लिखी हुई किताबें पढ़ी थी, प्रोफेसर साहब की लिखी हुई किताबें पढ़ी थी, उसके सामने तो सारे फैले। शिक्षक का स्थान सबसे बड़ा रखा गया धरती पर, माँ बाप से ऊपर शिक्षक को रखा गया। कोई वैल्यू ही नहीं है इनका, समझो ना। स्वदेशी आंदोलन उतर का भूत, उतर जाएगा, आगे चल गए। उसके बाद क्या होगा? तो जैसा हमारे आसपास समाज हो ना, वो हमें जबरदस्ती सोचवाने की कोशिश करो। ये सोचो, अपने आप को कभी कमजोर मत समझो जिंदगी में। पहली गलती तुम उस दिन ही कर दोगे जिस दिन तुम अपने आप को कमजोर समझना स्टार्ट कर दोगे। कभी भी ना लेवल नीचे मत गिराओ। डिमोटिवेशन अगर एक दिन से फालतू आ रहा ना, तुम्हारे लिए बहुत घातक होगा, बहुत घातक। याद रखना बात क्या, एक बार आ जाए कोई बात नहीं है, साल महीने में एक बार आ जाए, परमानेंट डिमोटिवेशन नहीं आ रहा, तुम दीमक की तरह खोखला कर देगा। याद रखना बात है, जिक्र दीमक किसी चीज को खोखला करती चली जाती है लकड़ी को, बिल्कुल इसी तरह परमानेंट नहीं है ना चाहिए बिल्कुल भी। इसलिए इतनी मेहनत करो 8-10 घंटे बैठ कर, तभी इससे हो समूंगा। और चीजों को समझ कर पढ़ो। जब तक तुम्हें स्वदेशी आंदोलन नहीं पता करने का तो कहीं पढ़ाई कर लोगे बे। बंगाल का विभाजन हुआ, बांट दिया इन्होंने पूरा का पूरा, हिंदू अलग मुस्लिम अलग। तो इन्होंने नीति अपनाई थी बांटो और राज करो की नीति। यस, तब यहीं से ही 1906 में पहली बार मुस्लिम लीग बनी थी, जिन्हें पाकिस्तान बनाया है। यहां से नींव रख पड़ के पड़ी हुई है। आज हिंदू मुस्लिम का जो कार्ड खेला जाना वर्तमान समय में, इसके बीज तब बोए गए थे जब बंगाल का विभाजन हुआ था। समझ गए? 1906 में मुस्लिम लीग बनी थी। पता लग गया? पता लग गया ना? यो 1906 मुस्लिम लीग वही पार्टी है, मोहम्मद अली जिन्ना वाली पार्टी, जिन्हें पाकिस्तान बनाकर छोड़ डाला। जो फिर वहां से डिमांड एक अलग राजनीति स्टार्ट हो गई थी, मुस्लिमों की राजनीति 1905 के बाद स्टार्ट हो गई थी। उससे पहले मुस्लिमों का कोई अस्तित्व नहीं था राजनीति के मामले में। हिंदू मुस्लिम साथ साथ बैठ कर खाना खाते थे, साथ साथ बात करते थे, उनमें एकता थी। अंग्रेजों के बीज बोए हुए हैं सारे। हमने तो किताबें पढ़ी है ना, बहुत सारी किताबें पढ़ी हमने। मैंने इतिहास की बहुत किताब पढ़ी, बहुत किताब। मैंने बताया ना, बकवास से ज्यादा, सोशल मीडिया से ज्यादा अध्ययन में समय बिता रखा। समझ में आई बात है? पढ़ो, तुम भी कोई किताबें पढ़े करो। अभी मैं कोई भी रास्ते में बैठ जाऊं तो एयरपोर्ट पर बैठ गया ना, मैं मुझे पता लग गया अभी 2 घंटे बाद है फ्लाइट या 3 घंटे बाद, तो चुपचाप इतिहास की कोई सी भी निकाल कर किताब पढ़ लूंगा। पुनः मजा आएगा, कोई बढ़िया सा राइटर की निकाल कर। अब भी पूरे 2-3 घंटे लगे पढ़ने में, जो मैंने पढ़ रखा उसे स्किप कर दूंगा पार्ट को, धीरे धीरे देखूंगा क्या स्पेशल लिखा है इसने। क्रांतिकारी। उसके बाद क्या हुआ? ये सब तो मैं खुद की किताब लिख सकता हूं। मैंने बताया ना, ये मेरी खुद की किताब ही तो, और क्या है वो। स्वदेशी आंदोलन हुआ, हाँ स्वदेशी आंदोलन हुआ। अब स्वदेशी आंदोलन क्या होगा? अंग्रेजों के द्वारा पता क्या करता 1905 में, 1906 में मुस्लिम लीग बन गई। 1905 के बाद ही भारत के लोगों ने मिलकर, बड़े बड़े नेताओं ने, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने अंग्रेजों की नीतियों का विरोध करना शुरू कर दिया। और पता क्या कहा? दिक्कत यह थी कि जो बाहर के ये पता क्या करते थे, यहाँ तो कच्चा माल लेके जाते थे, यहाँ से बंगाल के अंदर, बंगाल की धरती बहुत उपजाऊ धरती थी, और उस वहां से यहाँ से लेके आटा बिस्कुट बना कर लेके आए वहां से जाके इंग्लैंड में से। और वो बिस्कुट हम 5 रुपए 20 रुपए का पैकेट लाकर बेच रहे। समझ बात है? हमारे यहाँ तो आटा लेके सस्ता, 2 रुपए का आटा लेके 1 रुपए का आटा, और उसे 5 रुपए में लाकर बेच रहे हैं भाई। समझ में आई बात है? तो 4 रुपए किसकी जेब में गए? इंग्लैंड वालों की जेब में। ऐसा करके इन्होंने बंगाल को खाली कर दिया बिल्कुल अच्छी तरह। समझ में आई बात है? क्या हुआ? इन्होंने सोचा हम वो बिस्कुट, भारत के लोगों ने सोचा वो बिस्कुट खरीदना ही नहीं चाहते, ऐसे ही जूते बनाकर लाके बेच रहे हैं हम, ऐसे ही कपड़े बनाकर लाके बेच रहे हैं हम, ऐसे बहुत सारा सामान लाकर भारत में बेच रहे। तो भारत ने सोचा, अब भारत के जो व्यापारी थे, भारत के जो काम करने वाले लोग थे, भारत के जो व्यापारी वर्ग था, जो अपने हाथ से चीजों को बनाता था, उसका काम ठप। मशीनीकरण का युग आया। समझ आई बात है? मशीन तो बना के वस्तु को यहाँ बेच रहे और मुनाफा कमा रहे। भारत के लोगों ने सोचा, भारत का बुद्धिजीवी वर्ग समझ में आ गया, आंदोलन शुरू कर दिया उसने कहा खरीदेंगे ही नहीं कुछ भी, साफ मना कर दिया। एक प्रसंग भी आया
क्या नाम है उसका, उसकी नातिन थी वह, सुरेंद्र नाथ बनर्जी की नातिन। समझ नहीं बात यार, स्वदेशी आंदोलन इतना प्रमोट हुआ, सुरेंद्र नाथ बनर्जी है उसकी नातिन लिखती है, विपिन चंद्र पाल अपनी किताब में लिखते हैं, ये कहते हैं उनकी पोती ने जूता खरीदने से मना कर दिया अंग्रेजों का, गरीब में जूता खरीदूंगी नहीं हूं। स्वदेशी आंदोलन इतना प्रमोट हुआ देश में। समझ में आई बात यार? ओके चलो। अच्छा सर 1905 में, 1905 के बाद पता क्या हुआ? 1905 के बाद 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ। उस सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का अधिवेशन था वो। कुछ लोग बार बार, हम देखो 85 में कांग्रेस बनी थी, अभी 1907 आ चुका है। हाँ जी 1907, 5 के बाद 7 आ जाएगा। सूरत अधिवेशन, सूरत पड़ता गुजरात के अंदर, अधिवेशन हुआ, सारे लोग बैठे ऐसा करके, यहाँ पूरे एरिया पे स्टेज लगा रखी पूरी पूरी, कुछ लोग इधर बैठे कुछ लोग इधर बैठे। ये कई साल तक कर रहे थे, अपनी बात लिखते थे, लोगों को बुलाते थे अंग्रेज के सामने, अंग्रेज जी जी सुनो जी ये वाली बातें मान लो, अजी बातें मान लो जी। अंग्रेज मानते ही नहीं थे, अंग्रेज मानते नहीं। अच्छा एक बात बताओ, जब स्वदेशी आंदोलन हुआ, जब स्वदेशी आंदोलन हुआ, ये स्वदेशी आंदोलन उत्तराखंड में भी पहुंचा होगा, पहुंचा ही होगा। यस, उत्तराखंड में भी पहुंचा था। उत्तराखंड में कुछ गतिविधियां हुई होगी, हाँ सर हुई होगी। कुछ तो हुआ होगा, हाँ सर हुआ होगा। कुछ अखबार तो निकाला होगा, हाँ अखबार निकाला होगा। कुछ तो ऐसा कुछ संगठन बना होगा, हाँ सर बना होगा। वही पढ़ना, वही हमारा उत्तराखंड का इतिहास है। वही कहेंगे कि आजादी के लिए, जब स्वतंत्रता के लिए रास्ता बनाया जा रहा था, उत्तराखंड का क्या योगदान था। जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, उत्तराखंड का क्या योगदान था स्वदेशी आंदोलन में, यही पढ़ूंगा आगे में। कैसे पढ़ सकते हो तुम? अलग ही नहीं कर सकते, चाह कभी अलग नहीं कर सकते। अच्छा बात चल रही थी पता किसकी? सूरत अधिवेशन की। सूरत अधिवेशन में पता क्या हुआ था? कुछ लोग ऐसे थे जो सामने बैठे थे, उन्होंने कह रहे बहुत हो लिया ड्रामा, हम रोज रोज बात लिख के लेकर वो और लिख के लेकर तुम्हें देकर जा कांग्रेस वालों को। और ये उदारवादी नेता, उदारवादी नरम दिल के नेता अपनी बात को अंग्रेजों के सामने जाकर रख दो, बहुत हो लिया ड्रामा, हम ये नहीं करते। सही बात, आपस में बच गई, कोई किसी के माध्यम कुर्सी मारा ठेका फेंक कर। सही बात यार, कुछ गरम दल के नेता थे इसमें। गरम दल के नेता का मतलब है, कह रहे अब देख लिया अंग्रेजों को भगाने का एक आसान रास्ता नहीं है, सब बहुत आसान भाषा में समझा के देख लिया, अभी चप्पल तो ही मानेंगे, चप्पल लाठी डुक तो ही मानेंगे, फोड़ो इनका मुंह जाकर ठहर। तो वहां तो कांग्रेस दो भागों में बट गई, गरम दल नरम दल में बट गई। सूरत अधिवेशन में गरम दल में नरम दल में बटनी स्टार्ट हो गई थी कांग्रेस। समझ बात है, यहाँ कांग्रेस का ही विभाजन होगा। तो क्या होगा, जो कांग्रेस है ना फिर अच्छी तरह काम नहीं कर पाई, कांग्रेस में शून्यता की स्थिति आ गई। और जब भी शून्यता की स्थिति आ जाएगी कांग्रेस में, कांग्रेस नीचे बैठ जाएगी, अच्छी तरह परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, तुरंत क्रांतिकारी एक्टिव हो जाएंगे। क्रांतिकारी तुरंत एक्टिव हो जाएंगे। क्रांतिकारी कौन लोग? वे जो सीधा बग्गी लेकर जा रहा है ना अगर अंग्रेज, उसकी बग्गी पर सीधा बम ही फेंक दिया, ले बम ही फेंक दिया, बच गया बेचारा, बग्गी पूरी उड़ गई, बस बच गया, बड़ी मुश्किल से बचा ऐसा करके। और जिनने बम फेंका ना, ये फैठा उसे फांसी पे चढ़ाते थे। क्रांति फिर क्या कर रहे थे क्रांतिकारी? ट्रेन ही चल रही ना, ट्रेन जा रही पूरी पूरी पैसे भर कर, ट्रेन के ऊपर चढ़ जाते, पूरी ट्रेन में तो पैसा लूट के बाहर फेंक देते जंगलों में। और ऐसा करके अपना संगठन बनाते थे, पूरी कंपनी खोलते थे, पिस्टल बनाते थे वहां बैठकर। तो पता क्या हुआ करता था, जब कांग्रेस नहीं काम करती थी तो क्रांतिकारी एक्टिव हो जाते थे। ऐसे ही हुआ था यहाँ 1914 से लेकर 1915 तक, 1914 से लेकर 1907 के बीच में यही हाल रहा। वहां क्रांतिकारी एक्टिव रहेंगे और क्रांतिकारियों के बारे में हम पढ़ेंगे। जब क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत काम इनके बारे में भी पढ़ लेंगे। यहाँ उत्तराखंड में भी तो कुछ क्रांतिकारी रहे होंगे, कई सारे क्रांतिकारी यूपी में पैदा हुए, कई सारे क्रांतिकारी वहीं पैदा हुए बिहार में, कुछ ये तो यहाँ भी पैदा हुए होंगे, एक आधा उत्तराखंड में भी 2-4 व्यक्ति मिलेंगे तुम्हें गिने चुने। धोखे तो में भी पता नहीं कौन सा संगठन बना लिया होगा चुपके, तो उन्होंने उसी का नाम तुम्हारे उत्तराखंड के पेपर में पूछ लगा। समझ गए? कहानी आगे बढ़ती है भैया। ये 1914-15 की बात, 1915 1916 में आएगा ना, जो गरम दल नरम दल आपस में बट गए थे, कांग्रेस तो भागों में बट गई थी। होम रूल लीग आंदोलन, होम रूल, बाहर से एनी बेसेंट आई भारत के प्रति सिंपैथी दिखाने, सहानुभूति दिखाने भारत के प्रति। उन्होंने कहा यार तुम बैठ जाओ, आ जाओ एक मंच पे बैठ कर बात करते हैं। यार तुम हिंदू भी हो चाहे मुस्लिम हो, एक तरफ एक साथ बैठो, एक साथ बैठकर मंच पर लखनऊ समझौता हुआ। लखनऊ समझौते में जो गरम दल नरम दल आपस में बट गए थे, उन्होंने उठाकर एक मंच पे ले आई होम रूल लीग की संस्था। होम रूल लीग ये एक आंदोलन था, होम रूल लीग आंदोलन, हमारा देश हमारा शासन, यार तुम भगाओ ना, यानी अंग्रेजों के खिलाफ होगा। होम रूल लीग आंदोलन, हमारा देश हमारा शासन होना चाहिए ना, सही बात है। जब हमारा देश हमारा शासन होना चाहिए, एक तो उसमें एनी बेसेंट का नाम आता, एक बाल गंगाधर तिलक का नाम आ रहा है, सही बात है। एक तो बाल गंगाधर तिलक का नाम आगा, एक एनी बेसेंट का नाम आगा, दो व्यक्ति थे इन्होंने चलाया। जब आंदोलन चलाया है इन्होंने, तो होम रूल आंदोलन ये भी पढ़ेंगे। तो उसकी जो लहरें थी उत्तराखंड में भी पहुंची होगी ना, इसकी होम रूल आंदोलन की। 2-4 व्यक्तियों का यहाँ का भी नाम मिलेगा जिससे जुड़े हुए थे, उन्हें पढ़ेंगे हम यहाँ से। तो एक तो तरीका हो सका मैं खाली खाली वही पढ़ा दूं जो इसमें किताबों में लिखा हुआ, तो मैं लग क्या पढ़ा रहा हूँ, मैं तो पूरी परीक्षा वाणी छाप रहा हूँ, मैं तो पूरी BSNA की छाप रहा हूँ, मैं तो कुमाऊं का इतिहास बदीदत पढ़ने वाली किताब छाप दूंगा, कुछ फायदा नहीं है ना उसका।
मेन चीज समझो ना, ये लहर जो जारी ना, लहर जारी, ये आजादी के लिए रास्ता, आजादी नहीं मिली अब तक। 1914 से लेकर 1918 तक पहला विश्व युद्ध चल रहा, दूसरा विश्व युद्ध चला था 1939 से लेकर 1945 तक, तीसरे के हालात अब जबन रहे। समझ नहीं बात क्या? पहला विश्व युद्ध चला 1914 से लेकर 1918 तक। विश्व युद्ध क्या था? पूरे देश आपस में लड़ रहे। जब आपस में लड़ रहे ना, इसी समय में ही 1914-15 में महात्मा गांधी की एंट्री होगी। महात्मा गांधी दूसरी बार आ रहे भारत में, पहली बार 1901 में आए थे कांग्रेस के अधिवेशन में, जब इन्हें कोई जानता भी नहीं था। महात्मा गांधी को 1901 में आए थे, जब जानता ही नहीं था। हालत इतनी खराब थी, जो सामने भाषण दे रहा था ना, उसने बुलाया, बेटा इधर आओ, बेटा 1901 में बेटा इधर आओ। कोई ख्याति नहीं है, प्रसिद्धि नहीं है, कुछ करा ही नहीं, वकील थे, वकालत कर रहे थे लंदन के अंदर। इन्होंने बेटा इधर आओ, इधर बुलाकर, महात्मा गांधी कोई वैल्यू नहीं है, 15 के बाद वैल्यू हुई। बुलाया कर ना, DE वाचा साहब ने उसको बटन कर बंद करवाया। बताओ कितनी क्या वैल्यू होगी, समझ के बात। तुम सामने बैठे थे, बेटा इधर आओ, इधर आओ, चलो मेरा बटन बंद करो, मुझे भाषण देना है। इतनी बुरी हालत है ये महात्मा गांधी। अब महात्मा गांधी फुल फॉर्म में, महात्मा गांधी इस टाइम, अब जब महात्मा गांधी 1915 में आए, जब 1915 में महात्मा गांधी आए ना, इस टाइम महात्मा गांधी भारत के अंदर जब एंट्री मारी, तो वे अफ्रीका के अंदर क्रांति ला चुके थे। ये वही घटना जब अफ्रीका में ट्रेन में उठा के बाहर फेंक दिया था। सही बात है, महात्मा गांधी उठाया, ट्रेन में उठा के बाहर फेंक दिया, घर जाओ, तुम्हारे बस का कुछ नहीं। अंग्रेजों का शासन था ना वहां भी, ठीक। महात्मा गांधी ने तभी प्लान बना लिया था, बेटा कोई बात नहीं, चलो तुम मेरे देश में, तुमने मुझे ट्रेन में से बाहर फेंक दिया, मैं तुम्हारे देश में तो बाहर फेंक दूंगा। सही बात है, तभी प्लान बनाया था महात्मा गांधी ने। तो महात्मा गांधी ने सोचा करो तो क्या कर रहा, एक तो तरीका, अगर यहाँ अंग्रेजों के खिलाफ कुछ भी बोल रहा है। महात्मा गांधी 1915 में, अब महात्मा गांधी की एंट्री हो रही। महात्मा गांधी वे व्यक्ति, अगर पेशेंस देखना हो ना भारतीय इतिहास के अंदर किसी व्यक्ति का, तो महात्मा गांधी का देखना। महात्मा गांधी को कभी दो शब्दों में या फिर राष्ट्रीय आंदोलन पर पूरा 1915 से लेकर 1947 तक का पूरा चरण महात्मा गांधी के चरण के नाम से जाना जाएगा। पूरा का पूरा फेज है, पूरा का पूरा उनका सबसे ज्यादा बड़ा योगदान है। जितनी भी चाहे जितनी किताब पढ़ लो, उन्हें सब में एक ही चीज नजर आ गई, महात्मा गांधी का बहुत बड़ा योगदान है। समझ ये बात है। अब महात्मा गांधी का योगदान, क्रांतिकारियों का भी इतना ही योगदान है, भगत सिंह का भी इतना ही योगदान है। मैंने बताया ना, जब कांग्रेस में शून्यता की स्थिति आती थी ना, तो क्रांतिकारी तुरंत एक्टिव जाते थे। ठीक, ऐसा करके चीजों को पढ़ना हुआ, समझ गए। चलो, तो महात्मा गांधी आए, तो महात्मा गांधी 1915 में आए। 1915 में आए, उन्होंने सोचा पहले तो मैं देखना चाहता हूँ भारत में समस्या क्या। उन्होंने सोचा 1-2 साल का प्लान बनाया कि हम भारत दर्शन करेंगे। पहले 14 में युद्ध चल रहा, इंग्लैंड पल्ली तरफ लड़ रहा, इंग्लैंड को चाहिए सैनिक, इंग्लैंड वाले तुम्हारे पास शासन कर रहे। तो महात्मा गांधी ने सोचा भारत में घूमने का एक ही प्लान है, एजेंट बन जाओ। किसके? वो भी ऐसे एजेंट बनाओ जो इंग्लैंड के एजेंट होंगे। समझ नहीं बात है। पूछा कि तुम कौन हो? जी मैं तो एजेंट हूँ, सैनिकों की भर्ती करता हूँ। सैनिक नहीं चाहिए तुम्हारे सैनिक नहीं मारे जा रहे वहां से पहले युद्ध में, सैनिक चाहिए नहीं चाहिए? हाँ चलो 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 कोई बात नहीं। ऐसे ऐसे करके पूरे भारत का चक्कर मार लिया महात्मा गांधी ने। क्या प्लान बनाया, गजब। पूरे भारत में जब भी कोई उन्हें कलेक्टर पकड़ लेता था, पूछते थे कौन हो तुम? हम तो जी सैनिक भर्ती करने वाले एजेंट। ठीक है, अच्छा चलो भारत इंग्लैंड के लिए काम कर रहे हो तुम, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, करो करो करो। अंग्रेज छेड़ते ही नहीं थे। लोग पूछते ना अंग्रेज क्यों नहीं छेड़ते थे? इसलिए नहीं छेड़ते थे, पढ़ाई करे हो तुम कभी? चाल देखो उनकी, 2 साल तक पूरा भारत समझ लेते वो। 15 में 15, 16, 17 में आकर पहला आंदोलन करा उन्होंने अपना, खेड़ा आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, पहला आंदोलन। 2 साल में पूरा भारत समझ गए थे क्या स्थिति भारत की। इसलिए घूमना बहुत जरूरी हो। 2 साल तक पूरे भारत में घूमे। महात्मा गांधी को कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। कहीं कहीं तुम क्रिटिसाइज कर सकते हो, हर जगह क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, तुम आलोचना नहीं कर सकते उस व्यक्ति की। पढ़ो तो उसके बारे में। महात्मा गांधी जैसा व्यक्ति बनने के लिए पहले महात्मा गांधी जितना पढ़ना पड़ा, क्या विचारधारा थी उसकी, तभी तभी उसकी गांधीयन फिलोसॉफी पढ़ोगे बैठकर। हम लिटरेचर में पढ़ गए, एमए के अंदर जब इंग्लिश में कर रहे थे, समझ बात यार, तो हम गांधी को पढ़ा तमीज से, तब हमारी आंखें खुली यार क्या बंदा था। पहले हम भी यही जानते थे, सोशल मीडिया से बहुत प्रभावित थे। 2-4 पोस्ट देखे गांधी के, तो बेकार आदमी हो तो अनाप शनाप बकना शुरू कर दिए। जब पढ़े तो पता लगा कि कुछ और हो कहानी। समझ में आई बात यार। अब महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी जब आए, हाँ, तो जब महात्मा गांधी आएंगे तो यूं बताओ, कांग्रेस जैसा अधिवेशन कांग्रेस बन गई थी, तो कांग्रेस जैसे संगठन उत्तराखंड में भी बनने प्रयास करे जाएंगे। क्यों ना हम उत्तराखंड वाले एक संगठन बना ला? हाँ बनाया। यहां पता क्या हुआ, एक बनाई गई कुमाऊं परिषद, बिल्कुल इसी की तरह पर। बाद में जाकर कांग्रेस में मिलेगी थी।
कुमाऊं परिषद बनाई उत्तराखंड। देखो उत्तराखंड में होने वाली गतिविधियां यारी 1916 में कुमाऊं परिषद बनाई में, इसके भी अधिवेशन हुए 6 अधिवेशन। ये कांग्रेस की तरह काम कर रही है बिल्कुल। इन्होंने उनके तो अधिवेशन चले रहे थे, तो प्रेरणा तो उससे मिली ना, ऐसे पढ़ना उत्तराखंड को, पैसे अलग करके चल लोगे। आने वाले टाइम पे 2-4 साल बाद सवाल पूछेगा, स्टेटमेंट देकर इस तरह सवाल पूछेगा जैसे बता रहा हूं, जुड़ा महसूस होगा इसमें, पता लग रहा है ना कहाँ क्या कहानी हो रही है। हो सकता कुछ पहलू पीछे छूट जा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूं। इसके सहारे तुम धीरे धीरे भारत को आजाद करवा सको। अभी भारत की आजादी इतनी महत्वपूर्ण चीज है, आजादी क्या चीज हो उस समय के व्यक्ति बता सको तुम्हें। मेरे पापा बताएंगे तुम्हें आजादी का मतलब क्या था। मेरे पापा ने मुझे पूरी कहानी सुनाई, पूरा इतिहास पढ़ाया। मेरे पापा 1924 में पैदा हुए थे, अभी 2000 कम मेरे 2020-21 में आसपास गए बाबा मेरे, 21 में 2021 में मेरे बाबा की डेथ हुई, समझ गए। और देख लो कब तक जिए, पूरी आजादी की कहानी सुनाया करते थे। आजादी का मतलब क्या हो मेरे बाबा बताएंगे तुम्हें, क्या हो गुलामगिरी, उन्होंने सब देखा हो, अंग्रेजों का पूरा काल देखा 24 के बाद हो, समझ गए। किसी पुराने व्यक्तित्व पे कहाँ यार, कहाँ कहानियां रह गई। अब तो बच्चा बात करना ही पसंद नहीं करता बिल्कुल भी, दादा दादियों को बेवकूफ बताता। दादी बता, दादी चुप हो जा, बोलना नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। जो आप ज्ञान दे रहे हो ना मुझे, मैं यूट्यूब पर सर्च कर लूंगा, प्लीज चुप। दादा दादी नाना नानी की जो कहानियां हुआ करती थी ना, ये हमारे लिए प्रेरणा का सोर्स बना करती थी, और ये हमारे अंदर मोटिवेशन पैदा करती थी और संस्कार भरती थी। गायब हो गए। सही बात है, जब भी तो ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है, ये संस्कार खत्म हो गए। ऐसी घटनाएं, एक 14 साल, सुन लो कैसी न्यूज, एक 14 साल के लड़के ने किया, एक 14 साल के लड़के ने किया एक पड़ोस की महिला के साथ छेड़खानी। कारण क्या है? संस्कार गायब, गायब। सही बात यह, क्यों? कारण क्या है? गायब बोलिए सब। उसके बाद आगे चलो, तो ये हम पढ़ना पूरा का पूरा यहाँ का पेज। उत्तराखंड में भी कुछ गतिविधियां चल रही होगी इस टाइम पर, हाँ चल रही होगी। महात्मा गांधी आगे, हाँ आगे। महात्मा गांधी आए 1917 में, चंपारण सत्याग्रह। जो चंपारण सत्याग्रह, सत्याग्रह का क्या मतलब हो? सत्य के प्रति आग्रह, जो सत्य वही बोल लेंगे बिल्कुल। अगर ये किसान, इनके पास पैसा नहीं है, तुम जबरदस्ती पैसा कैसे वसूल सकते हो इनसे? महात्मा गांधी ने साफ कहा ये गलत हो तो गलत है, बैठ के वहीं आंदोलन पर भीड़ लेकर अंग्रेजों के हाथ पैर फूल जाते थे कि बात तो सही बोल रहा बंदा, जबरदस्ती हार माननी पड़ती थी अंग्रेजों को, उठ कर चल जाते। कलेक्टर साहब हुआ करते थे, जो कलेक्टर जो मानते हो तुम, डीएम का जो पद हो, ठीक, ये अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया पद। पहले इसका एग्जाम वहीं होता था भारत, इंग्लैंड के अंदर, बड़ी मुश्किल से हमने यहाँ करवाया इसका एग्जाम भारत में, आंदोलन कर। SN बनर्जी है, उन्होंने आंदोलन करा, सिविल सर्विस आंदोलन, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। समझ आई बात? सिविल सर्विस आंदोलन करा उन्होंने, पूछा जा पेपर में, सिविल सर्विस आंदोलन किसने करा? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। मैं तो यहाँ बकवास थोड़ा ही छेड़ रहा हूँ, जितनी बातें बता रहा हूँ सारे पेपर में सवाल है। सुन लो ध्यान से अच्छे तरीके से, सुनार की दुकान का कचरा भी सुनने के बराबर हो, समझ गए क्या? उसके बाद क्या हुआ? पहला विश्व युद्ध खत्म 18 में, ठीक। कौन हारा कौन जीतता? जीत गया इंग्लैंड। इंग्लैंड वाले इतने तेज थे, अंग्रेज बोल रहे थे कि हम 1918 के बाद तुम आजाद कर देंगे। महात्मा गांधी को दिलासा दिया गया था। महात्मा गांधी भी बढ़ चढ़ के योगदान दे रहे थे। मुस्लिम लीग का नाम सुना तुमने, जो 1906 में बनी थी पार्टी, वो पार्टी भी इनका योगदान देने में लगी हुई थी, सब इनका साथ देने पर लगे हुए थे। एक ही व्यक्ति था जो उनके खिलाफ था, क्रांतिकारी, जो कह रहे हम तुम पर विश्वास करते ही नहीं। 1918 में अंग्रेजों ने धोखा दिया, महात्मा गांधी को धोखा दिया, यानी कांग्रेस को धोखा दिया, मुस्लिम लीग को धोखा दिया, जितने संगठन भारत के जुड़े हुए थे इनकी साथ सबको धोखा दिया। और पता क्या लेखा है? रोलक एक्ट, काला कानून। कैसा कानून? जो व्यक्ति भारत सरकार यानी ब्रिटिश सरकार, अंग्रेजी सरकार के खिलाफ अगर किसी पर शक होगा ना, मैं अंग्रेजी सरकार हूं, मुझे इस लड़की पर शक है या मेरे खिलाफ कोई साजिश करने की कोशिश कर रही, या इन्हें पहले भी करी होगी, तो मैं इसे गिरफ्तार कर लूंगा। ऐसा कानून, रोलक एक्ट, शक के आधार पर लोगों की गिरफ्तार, ऐसा कानून। आंदोलन होगा नहीं देश में? हुआ बहुत जबरदस्त मात्रा में। जलियांवाला बाग में भीड़ लग गई, वहां आंदोलन करने खातर, इस पर डिबेट करने खातर चर्चा में लोग इकट्ठे हुए थे, बहुत मुद्दों बात करने खातर। जनरल ओडायर नाम के व्यक्ति ने आके पता क्या हुआ, उस पर जाकर गोलियां बरसा दी, बेतुकी तरीके से गोलियां बरसी। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जाओ कभी देखने वहां से, मैंने देखा पूरा का पूरा बाग में क्या हालत है वहां से। लोग बताते हैं 300-400 लोग मारे गए। बेवकूफ आदमी हो तुम, ढंग से अच्छी वाली किताब पढ़ो जाकर,
कम से कम 2,500 या 3,000 के आसपास लोग मारे गए थे। एक ही गेट था, उसमें से कहां से निकलते हैं, चारों तरफ तो गोलियां गोलियां फायर हो रही थी, इतने लोग कत्लेआम मचा था। वीर उधम सिंह का नाम सुना तुमने, जिसके नाम में उत्तराखंड में उधम सिंह नगर बना हुआ, उसके ऊपर पिक्चर बनी हुई, जाकर देखो टाइम लगाकर, उधम सिंह नगर वाली। उसने अपने हत्या बदला लिया, जनरल ओडायर को ही मारा जाकर उसने लंदन में ही, समझ गए, पता लग गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद महात्मा गांधी ने अब तक बहुत सहयोग कर लिया था अंग्रेजों का। पहले उनकी खातिर एजेंट इकट्ठा कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, उनकी बात मानते थे। अब पता क्या कहा ना, अब मैं तुम्हारा सहयोग नहीं कर सकता, अब मैं तुम्हारा असहयोग करूंगा। लेकिन महात्मा गांधी के जितने भी आंदोलन है ना, किसी में भी हिंसा नहीं है। वे इस टाइप के व्यक्ति नहीं है डंडा ठारो और मारो, नहीं, उन्होंने सोचा शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करेंगे। गांधीवादी आज जब भी कोई शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करता, जंतर मंतर पर आंदोलन करना चाहता, गांधीवादी आंदोलन की संज्ञा दी जाती है उसे। अन्ना हजारे का आंदोलन देखे हो, जो 2011 में आंदोलन हुआ था, अन्ना हजारे का आंदोलन भारत के अंदर शांतिपूर्ण आंदोलन की संज्ञा दी जा, गांधीवादी आंदोलन था वो। और आंदोलन का सबसे बढ़िया तरीका यही बनना जा, किसी भी आंदोलन में हिंसा नहीं होनी चाहिए। महात्मा गांधी के एक भी आंदोलन में हिंसा नहीं है, वो भी 1942 में जो आंदोलन हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन, केवल उसमें एक हिंसा होगी थी, और वो भी महात्मा गांधी ने फिर बाद में जाकर इस बात का भी उपवास रखा था। ऐसे ही व्यक्ति थे महात्मा गांधी। अगर किसी आंदोलन में भी हिंसा होगी ना, तो 21 दिन का फास्ट रखते थे कि हिंसा कैसे होगी, समझ गए। इसी समय में क्या हुआ था, उत्तराखंड में कुली बेगार आंदोलन हुआ। कुली बेगार जो कुली थे, कुली बेगार आंदोलन यानी कुली थे जो बेगार करते थे, अंग्रेजों की बेगार करते थे। इनकी बीवियों को उठाकर, इनके बच्चों को उठाकर पहाड़ पर लेके जाते थे, 10-10, 20-20 किलोमीटर उठाकर। उन्होंने कहा हम लेके नहीं जाओगे साले, तुम पैदल जाओ, देखेंगे तुम क्या करेंगे। समझ, सब मिल गए आपस में, उठाकर सरयू नदी में सारे रजिस्टर फाड़ कर फेंक दिए। कोई कुली काली नहीं आया बागेश्वर के अंदर, समझ में आई बात यार, सब रजिस्टर फाड़ कर फेंक दिए वहीं से। और कसम कसम खाई आज के बाद कोई भी बेगार नहीं करने का, आज के बाद कोई कुली नहीं है, सब साधारण मनुष्य और काम करेंगे तब करेंगे जब अंग्रेज पैसे देंगे, नहीं तो काम ही नहीं करने के आज के बाद। यही पढ़ना उत्तराखंड में, और क्या पढ़ना तुम, कुली बेगार आंदोलन। अब पता तो लगेगा, मैं कल को कुली बेगार आंदोलन पढ़ाऊंगा यार, बिना मैं उत्तराखंड, बिना भारत के इतिहास के मैं कैसे कुली बेगार आंदोलन पढ़ा दूंगा तुम्हें। कुली बेगार आंदोलन को प्रेरणा मिली असहयोग आंदोलन से। जब तो कुली बेगार, ये कुली इतने सारे इकट्ठे कैसे हो गए, देश में कुछ हो रहा होगा नहीं, हाँ हो रहा था। महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन शुरू कर चुके थे 1920 में, उसी से प्रेरणा ली, फिर लोग इकट्ठे हुए, इकट्ठे होकर या अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन कर दिया उन्होंने, कुली बेगार आंदोलन। ऐसे कैसे पढ़ा दूं मैं कुली बेगार आंदोलन, पढ़ाऊंगा जब उत्तराखंड का इतिहास पढ़ाऊंगा कल को। अच्छा तो आप क्या पढ़ा रहे हो, भारत का इतिहास, किस तो जोड़ोगे, उत्तराखंड तो जोड़ोगे। अच्छा जरूरी, जरूरी नहीं, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी। अच्छा सर आगे चलो, थोड़ा आगे चलो। 1920-21 की कहानियां, 1920-21 के बाद ना 1922 में बारदोली प्रस्ताव आने वाला। पता क्या हुआ 1922 में, 1922 में पता क्या होने वाला, एक खिलाफत आंदोलन भी चल रहा था। वो जो खिलाफत आंदोलन चल रहा था ना, उसे भी इन्होंने असहयोग आंदोलन मिला दिया महात्मा गांधी ने। एक खिलाफत आंदोलन चल रहा था, वो मुस्लिमों का आंदोलन था। महात्मा गांधी हिंदू मुस्लिम दोनों को जोड़ने की बात करते थे। खिलाफत आंदोलन चला था पहले से ही, वो उन्होंने इसमें मिला दिया उसे। और मिलाने के बावजूद पता क्या हुआ, बाद में जाकर कुछ लोगों ने इसकी आलोचना भी करी कि तुमने इसमें से क्यों मिलाया मुस्लिम वाला आंदोलन को। बारदोली प्रस्ताव में जाकर ना पता क्या करा इन्होंने इस असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, वापस ले लिया। भारत के लोगों को बड़ा गुस्सा आया। मुलाकात हुई 24 के अंदर, 1924 की बात, सुभाष चंद्र बोस के साथ इनकी। सुभाष चंद्र बोस इनके साथ बैठे, दोनों सामने बैठे A to Z, महात्मा गांधी भी और सुभाष चंद्र बोस भी। सुभाष चंद्र बोस क्रांतिकारी आदमी थे, अंग्रेजों की कभी गिरफ्त में नहीं आए, दुनिया की कोई ताकत नहीं है। अंग्रेजों ने पूरी दुनिया में शासन करा, हिम्मत नहीं हुई कभी सुभाष चंद्र बोस को पकड़ लो, कभी पकड़ ही नहीं पाए। महात्मा गांधी के साथ कभी नहीं बनती थी सुभाष चंद्र बोस की, लेकिन सम्मान पता कभी कितना करते थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी किसने कहा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा। इसे कहते हैं आज ऐसा, आज के नेता से मिल जाएंगे तुम, कभी भी नहीं मिलने के। क्या तो तुम किसी को पसंद करते हो या पसंद नहीं करते हो, ऐसा समाज आज का हमारा। राहुल गांधी से पूछो मोदी कैसा, बुराई करता चला जाएगा उसकी। महात्मा मोदी जी से पूछो, भाजपा वालों तो पूछो राहुल गांधी कैसा, कांग्रेस की एक वाले की एक अच्छाई नहीं बताने के। बोल रहे हम तो 2014 में आजाद हुए, तो 2014 से यहाँ क्यों रह रहे थे भाई, पहले जाओ अंग्रेजों के पास। बेवकूफ आदमी हो ना। कंगना दीदी को तो आजादी 2014 में मिली दिख, वो तो साफ साफ मंच में बोल चुकी। ये नेता तुम्हें तो लूटने में लगे हुए सारे मिलकर, A to Z। इन्होंने तो हमारा देश बर्बाद कर दिया सब ना, कोई सी भी पार्टी का नेता हो। ये तुम्हारा कभी गरीब आदमी का भला चाहने की ही नहीं कभी भी। इनके चंगुल में तो तुम्हारा हिस्से चल रहा। आज 7 साल में उत्तराखंड में वैकेंसी निकली कहाँ पिछले, पहले अभी 2 साल तो मान लो, पिछले 7 साल में क्या हो रहा था।
8-10 साल त्रिवेंद्र सिंह रावत, और वो त्रिवेंद्र सिंह रावत को हम यहाँ से जिता के भेज दिए। इतने महामूर्ख आदमी जनता है यहाँ की, और उसने यहाँ उत्तराखंड के युवाओं का भविष्य नाश कर दिया। कैसे ये वोट दे दिए तुम? तब तुम्हारी आंखों को पट्टी बंधी हुई थी, 7 साल बच्चों का भविष्य खागा। कैसे वोट दिए थे तुम? उसे वोट दिए ही नहीं, तुम पार्टी को वोट दिए। उसको तो तुम हराना चाहिए था। वो कोरोना को जीव बता रहा था, जो वो कह रहा कोरोना एक जीव, ये भी पैर पसार रहा अपने, ये बढ़ेगा। ऐसे ऐसे नेता पैदा हो गए हमारे देश में यार। कोई बात नहीं, कभी कभी मेरा दिल तो बहुत दुखी हो नेता हो तो। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा 1919 में मांटेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 आगा, भारत शासन अधिनियम 1919 आगा, और भारत शासन अधिनियम 1919 इसी टाइम पे आगा, 1920 से पहले। उसमें पता क्या कहा गया? उसमें ये कहा गया था कि अब ना जो हम 10 साल का संविधान बना रहे, 10 साल का संविधान बनाते थे, 10 साल बाद समीक्षा करेंगे इसमें शासन किस तरह चला है। 10 साल बाद समीक्षा करेंगे, देखेंगे अच्छी तरह शासन चल रहा नहीं चल रहा। उसके बाद साइमन कमीशन आगा। साइमन कमीशन क्या आएगा? वो चेक करने आएगा भारत में। जबरदस्त मात्रा में विरोध होगा साइमन कमीशन का। समझ बात है? गुब्बारों को, बड़े बड़े गुब्बारों को साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक नारे लगेंगे, वापस जाओ। साइमन कमीशन गो बैक के नारे इसलिए लग रहे थे। साइमन कमीशन कौन था? 7-8 सदस्य थे में, वे सारे के सारे यूरोप के थे, भारत की समीक्षा करने आ रहे, चाहे पापे तोड़ने आ रहे थे। यहाँ बैठेंगे, कल को शिमला में बैठेंगे, यहाँ बैठकर भाई भारत के लोगों को तुमने रखा नहीं, कमीशन आयोग बनाया। क्या आयोग बनाया? भारत के लिए आगे संविधान कैसे बनाएंगे उसके लिए समीक्षा करने आए। तो भारत का लोग है नहीं उसमें। भाई अगर मैं यूपी का रहने वाला हूं तो यूपी की ज्यादा जानकारी होगी नहीं मुझे। मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूं, उत्तराखंड की ज्यादा जानकारी होगी नहीं होगी मुझे। और तुम बाहर के व्यक्ति आकर भारत पर शासन करोगे, भारत की तुम्हें जानकारी कैसे होगी? तुम क्या पता कल्लू के घर में खाट ही नहीं है, वो नीचे सो रहा हो, तुम कैसे उसकी पॉलिसी बना दोगे? समझ गए क्या दिक्कत थी? भारत के लोगों ने विरोध करा इसका, इकट्ठे हो गए। लाला लाजपत राय की इसमें मृत्यु हुई थी, लाठी मार कर हत्या कर दी गई थी। क्रांतिकारियों ने, भगत सिंह ने ना घर में घुस घुस को मारा। भगत सिंह की इज्जत करनी चाहिए लोगों को हमेशा। समझ बात है? जितना महात्मा गांधी का सम्मान करते हो उतना ही भगत सिंह का सम्मान करना चाहिए। जब यहाँ शून्यता की स्थिति चली आई थी ना, तो महात्मा गांधी जो चंद्रशेखर आजाद हुआ, समझ बात क्या? चंद्रशेखर आजाद हुआ, सुखदेव हुआ, राजगुरु हुआ, भगत सिंह हुआ, ये बहुत महान लोग थे यार। HSRA बनाया था उन्होंने, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी। अलग आर्मी बना रखी थी, अलग जंगलों में रहा करते थे, कंपनी खोलते थे, फैक्ट्री खोलते थे, ट्रेन लूटते थे, पैसा लूटते थे उनसे। ये सब 1924 के आसपास की घटना बता रहा हूं मैं तुम्हें। 1924-25 के आसपास, जब कांग्रेस शून्य की स्थिति पे आ गई थी, कांग्रेस काम करना बंद कर दी थी। ऐसे भारत को आजाद लिए रास्ता बनाया जाता। अंग्रेजों के हाथ पैर थर थर कांपते थे किसी भी क्रांतिकारी का नाम सुनते वक्त। इतनी हिम्मत हुआ करती थी, सीधा बम उठाया, सीधा संसद में ही जाकर फेंक दिया बम को। संसद में ही जाकर, लाहौर के अंदर ये पड़ा। लाहौर षड्यंत्र कांड के नाम से जाना जा उन्हें। ऐसे ऐसे कांड फेमस हुए। उत्तराखंड के लोग भी शामिल थे इनमें, इन क्रांतिकारियों के साथ उत्तराखंड के लोग भी शामिल थे। उन्हीं के नाम पूछे जा, उन्हीं के नाम पूछे जा तुमसे। यही तो तुम्हारा उत्तराखंड का इतिहास है, समझ रहे हो? अच्छा, फिर क्या होगा? अब महात्मा गांधी बेचारे वहीं 1922 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया था, जेल में ठाका फेंक दिया था। बहुत जेल में गए महात्मा गांधी, बहुत जेल में रहे, बहुत कई बार जेल गए। बड़े बड़े नेता कांग्रेस को जब जेल में डाल देते हैं, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को ना अंग्रेज जब जेल में डाल देते, तो क्रांतिकारी तुरंत एक्टिव हो जाते। अच्छा काम तो कर ही रहे हैं, अंग्रेजों ने खौफ तो पैदा कर ही रहे। ऐसा करके समय भी बीत रहा। तो समय के साथ साथ जो बहुत अच्छी हमारी आज़ादी की लड़ाई, ये हमारी आज़ादी की लड़ाई चल रही 1957 से 1857 से स्टार्ट करी थी हम। आज हम 1925-30 के आसपास आ गए। कितना लंबा संघर्ष हो भारत के लोगों का, और अब भी हम आज़ादी नहीं मिली। वापस नहीं जा रहे अपने देश, साफ मना कर दिया उन्होंने, जाते नहीं हम। पता क्या कह रहे? 1928 में आकर, 1928 में आकर कह रहे 1927 में आकर हम तुम्हें डोमिनियन स्टेट दे रहे हैं। उन्होंने कहा ये डोमिनियन स्टेट क्या हो गए? भारत के लोगों ने कहा, कांग्रेस वालों ने, कि डोमिनियन स्टेट का मतलब वो अधिराज्य। उसने कहा ये क्या हो, ये भी नहीं पता है, थोड़ा और सरल करके बताओ। उसने कहा एक काम करोगे तुम, अपने देश में सारा काम खुद करोगे, तुम अपना प्रधानमंत्री बनाओगे, लेकिन जब बात सीमाओं की आ जाएगी या देश की रक्षा की आ जाएगी, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। भारत के लोगों को इसी बात पर गुस्सा था, भारत के लोगों को इसी बात पर गुस्सा था। लेकिन अंबेडकर एक ऐसा व्यक्ति था जिस बात पर संतुष्टि थी। साइमन कमीशन जब भारत आया था, उसने अपनी रिपोर्ट पेश करी
साइमन कमीशन की कोई भी भारत में रिपोर्ट नहीं पढ़ पाया। ये पूछा जाता है पेपर में सवाल कि जब साइमन कमीशन भारत आया था, साइमन कमीशन का सब पूरे भारत के लोगों ने विरोध करा था, लेकिन साइमन कमीशन को एक्सेप्ट करा था किसने? अम्बेडकर ने, क्योंकि उस अकेले बंदे ने उसकी रिपोर्ट पढ़ी थी, तमीज से बैठ कर क्या क्या लिखा हुआ था उसके अंदर, रिपोर्ट ही नहीं पढ़ पाए, विरोध करना स्टार्ट कर दिया। अम्बेडकर ने वहां साथ नहीं दिया उनका। अम्बेडकर पहले से ही बेचारे दुखी थे अपनी जातियों को लेकर, समझ में आई बात है। अम्बेडकर ने साथ नहीं दिया भारत के लोगों का, साफ मना कर दिया। क्यों नहीं दिया? कारण क्या था? क्योंकि उसमें भारत के लिए अच्छी बात भी कर रखी थी कुछ, जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई थी उसे पढ़ाई थी किसी ने। फिर क्या हुआ? ये 27-28 की बात चल रही है। महात्मा गांधी अलग निराश, इधर एक साथ सारी घटनाएं घट रही है। इधर महात्मा गांधी अपने आंदोलन वगैरह में नमक सत्याग्रह करूंगा, दांडी मार्च निकाल लूंगा। दांडी मार्च निकालने के महात्मा गांधी यार बड़े व्यक्ति थे। एक अकेला व्यक्ति लाठी लेके जब चल रहा, पूरा देश उसके पीछे चल रहा। सही बात है। ये कि लाठी दे दी आजादी बिना खड़क बिना डाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। क्या कविताएं लिखी लोगों ने यार। साबरमती का संत, साबरमती कहाँ से? गुजरात के अंदर साबरमती का संत बताया गया उसे। सही बात है। दे दी आजादी बिना खड़क बिना डाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ये व्यक्ति था, वो पूरा देश उसके पीछे चलता था। यही है। लेकिन दिक्कत पता क्या हुई? जब उन्होंने नमक सत्याग्रह चला ना, नमक सत्याग्रह करा तो 78 लोग चल रहे थे उसके पीछे, ठीक है नहीं? लेकिन देश के कोने कोने में लोग चल रहे थे, 78 लोग इसके साथ चल रहे थे। दांडी मार्च निकाल रहा। कुछ लोग ऐसे थे, 3 व्यक्ति, उन्हें मैं अपनी भाषा में जेबीजी के नाम से कहता हूँ। जेबीजी ये उत्तराखंड से गए थे। ये जेबीजी उत्तराखंड से थे। और जब 78 लोग चल रहे थे, महात्मा गांधी लट लेके चल रहे थे आगे सामने। ये नमक सत्याग्रह क्या था? नमक पर हमारा अधिकार होगा यार, तुम्हारा अधिकार थोड़ा ही होगा। तुम तो अंग्रेज हो, हमारी धरती, हमारा जमीन, हमारा नक, हम बनाएंगे। तुम्हें कैसे टैक्स देते? नहीं देते तुम्हें टैक्स। समझ की बात है। तो 78 सहयोगियों के साथ चले थे। उत्तराखंड में 3 व्यक्ति थे। ज्योतिराम कांडपाल, JBG कहता हूं मैं, ज्योतिराम कांडपाल। बी का मतलब भैरव दत्त जोशी, जी का मतलब क्या है? गोरखा वीरखंड बहादुर। याद रही बात है। आगे पढ़ेंगे डिटेल से, कल इनका ही बारे में पढ़ना। कल कुछ नमक सत्याग्रह की बात कर रहा हूं, तुम्हें समझ में तो आगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा कहानी चल रही थी, बात समझ में आई है? कोई प्रॉब्लम? आजादी नहीं मिली भी, 1930 पे ही आए भी। तो दिक्कत क्या हुई? साइमन कमीशन अपने देश वापस चला गया। उन्होंने भारत के लोगों को इनवाइट करा, सभी राजनीतिक दलों को, जितने भी राजनीतिक दल थे, कि वहां जाना लंदन में गोलमेज सम्मेलन में। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए इसी टाइम पर। 23 मार्च 1931 को महात्मा गांधी, उस भगत सिंह को फांसी भी हुई थी। और लॉर्ड इरविन थे इस टाइम यहाँ के, वो थे गवर्नर जनरल में। लॉर्ड इरविन और गांधी के बीच में बैठकर समझौता हुआ। ठीक, उस समझौते में अब यहाँ की कंट्राडिक्शन क्या है? महात्मा गांधी की और जो भगत सिंह की क्यों नहीं बनती? लॉर्ड इरविन के साथ बैठकर जब समझौता हुआ था, महात्मा गांधी ने यूं नहीं कहा था कि तुम भगत सिंह की फांसी रोक दो। महात्मा गांधी ने ये नहीं बात कही थी कि तुम भगत सिंह की फांसी रोक दो। इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा नहीं महात्मा गांधी को दिखाई दिया था। लॉर्ड इरविन के बीच में और अंग्रेजों के बीच में पहली बार बैठकर बातचीत हो रही थी। इससे पहले कभी भी किसी भी भारत के नेता के बीच में बैठकर और किसी भी गवर्नर जनरल के बीच में बैठकर बातचीत नहीं हुई। इससे पता लग चुका था कि भारतीय लोगों की ताकत बढ़ती चली जा रही। पहली बार बैठकर भाई उसके बाद हमारे पास लॉर्ड इरविन समझौता हुआ। जब लॉर्ड इरविन समझौता हुआ, लॉर्ड इरविन समझौता क्यों कह रहे थे? महात्मा गांधी के बीच में बैठकर हुआ। उसमें कुछ मुद्दों पर सहमति बनाई गई, क्योंकि महात्मा गांधी पता क्या कर रहे थे? गोलमेज सम्मेलन में नहीं जा रहे थे। और महात्मा गांधी क्यों नहीं जा रहे थे? कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी उस टाइम देश में, और जब सबसे बड़ी पार्टी थी, सबसे बड़ी पार्टी का नेता नहीं जा रहा वहां से, तो फिर इसका मतलब अगर वहां कोई नीतियां बनाई जाएगी, कोई कानून बनाया जाएगा, तो उसका मतलब बहुत बड़ा वर्ग पीछे छूट जाएगा। तो महात्मा गांधी को गोलमेज सम्मेलन में बुलाना बहुत जरूरी था। इन्हें राजी करा गया। उसने कहा बताओ क्या क्या दिक्कत है? उसने कहा एक तो कांग्रेस के जितने भी नेता तुम्हें जेल में डाल के ऐसा पहले बाहर निकाल लो, कागज पर लिख कर दी अपनी डिमांड। उसने कहा ठीक है, तो एक काम करो, फिर तुम गोलमेज सम्मेलन में जाओगे? उसने कहा हाँ जाएंगे। चलो, ये पहुंचे वहां से 1932 में गोलमेज सम्मेलन में। गोलमेज सम्मेलन में पहुंचे तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में पहुंचे महात्मा गांधी। अब महात्मा गांधी और सामने अम्बेडकर बैठे हुए। अम्बेडकर उस जमाने में पढ़ा लिखा व्यक्ति, किसी के पास ऐसी तर्क बात रखता, किसी के पास हिम्मत ही नहीं है। अम्बेडकर सिख के कुछ नेता बैठे हुए, मुस्लिमों के कुछ नेता बैठे हुए, मोहम्मद अली जिन्ना साहब, समझ बात क्या? ये अम्बेडकर जी बैठे हुए और ये दूसरी जाति के और भी बैठे हुए, सारे अलग अलग नेता बैठे हुए, टेबल पे बैठे हुए, सामने अंग्रेजी बैठे हुए। बताओ भाई क्या करना? ये महात्मा गांधी कपड़ा नहीं पहनते थे शरीर पर। जॉर्ज पंचम उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे, पता क्या बोल रहे? ये महात्मा गांधी आधे नंगे फकीर। महात्मा गांधी की बहुत बेइज्जती करी थी उन्होंने। सही बात है, अच्छा नहीं लगा भारत के लोगों को। और ये भी तो गजब का इनका स्टाइल था। 3-4 बकरी चढ़ा ली जहाज में, पानी के जहाज में गए थे,
सरोजनी नायडू उनकी साथ साथ थी, नीम की दांतुन ले रखी, मतलब वही ना देसी वाला स्टाइल पूरा का पूरा, इस टाइप से जा रहे हैं। फिर तो तुम्हारी बेइज्जती क्यों ना हो बताओ। अब पहुंचे, मीटिंग चल रही 9 बजे, ये पहुंचे 2 बजे। अब 2 बजे जाने के बावजूद, सुन तो लो, गलती भारत के लोग लेट ही हो हमेशा। और जाने के बावजूद इनकी लड़ाई बता किसके साथ बच गई, अम्बेडकर के साथ। वहां जाकर उनके साथ लड़ रहे। अम्बेडकर बता क्या कह रहे बार बार, क्यों कह रहे मुझे ना किसी भी हालत में दलितों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति चाहिए। उसने कहा ये सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम क्या हो, उसने कहा पृथक निर्वाचन पद्धति का मतलब यूं नहीं पता तुम्हें, महात्मा गांधी को यूं नहीं पता तुम्हें क्या हो, ये पता जातिवाद क्या हो। अब गांधी जो अम्बेडकर थे जातिवाद से बहुत प्रभावित थे, क्योंकि जो उन्होंने झेला था। अब महात्मा गांधी तो बड़ी जाति के व्यक्ति थे और उन्होंने कभी जातिवाद झेला ही नहीं, उन्होंने क्या बता था। जिसने झेला हो, संवेदना और स्वयं संवेदना में अंतर हो। सही बात है, महिलाओं को बच्चा पैदा करने में कितना दर्द होता होगा, पुरुष किसी की कभी भी स्वयं संवेदना नहीं कर सकता, केवल संवेदना कर सके। समझ में आएगी बात, याद रखना बात। दूसरा क्या है, जिसके घर में मरो वही रो, इसे वो स्वयं संवेदना। बाहर जो आओ ना, मैं तो वैसे दूसरों को देख कर रो, अगर 5-6 रो रहे तो तुम भी रो दो, सीख, वो संवेदना हो, स्वयं संवेदना नहीं होती है। हाँ, बात कर ली थी किसकी, अम्बेडकर के साथ लड़ाई बच गई। अम्बेडकर पता क्या कह रहे, मुझे सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम चाहिए, मुझे निर्वाचन पद्धति चाहिए दलितों के लिए। उसने कहा यो क्या हो, कल को अगर मुझे कोई नेता बनाना, दलितों में नेता बनाऊंगा और दलित का ही व्यक्ति वोट डाल लगा, उनके बारे में अच्छा सोच सका। अब इस तरह तो कर दलितों का एक अलग देश बन जाएगा। महात्मा गांधी को पहले डर लग गया, महात्मा गांधी को लग गया अच्छा अम्बेडकर कहीं ना कहीं एक दलितों का एक अलग ही देश बनाना चाह रहे। ठीक, महात्मा गांधी सहमति नहीं बनी, क्योंकि महात्मा गांधी कभी नहीं चाहते थे एक देश को 2 भागों में बांटना। महात्मा गांधी की सोच कहीं ना कहीं एक प्रकार से सही थी, अम्बेडकर भी अपनी जगह सही थे। याद रखना बात, इतनी जल्दी खारिज नहीं कर सकते अम्बेडकर को। वर्ण व्यवस्था को इतनी जिन्हें झेला इन्हों क्या बता दो। अब दोनों लड़ने लगे आपस में। गांधी जी क्या हुआ, वहां से बैठ के क्या पता, अम्बेडकर को कह रहे क्या पता तुम्हें, क्या पता। मैं दलितों के बारे में जब से सोच रहा जब तू पैदा भी नहीं हुआ था। मजाक नहीं कर रहा, मैं रियलिटी महात्मा गांधी का वर्ड मैं आसान भाषा में बता रहा हूँ, समझ बात है। क्योंकि हरिजन, उसके बाद इन्होंने कहा हरिजन सेवक संघ बनाया, हरिजन सेवक संघ। गांधी ने फिर अम्बेडकर ने फिर आलोचना करी, अरे हरिजन क्या हो हरिजन ही हो। गांधी ने से बात, अम्बेडकर ने हरिजन का मतलब हरि के जन, भगवान के जन। अरे अपनी जाति वालों को बताओ तुम हरिजन, मतलब दोनों के बीच में कभी नहीं बनी बैठकर। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम सुना तुमने, ये भारत आ गए वापस, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में वापस आ गए। तीनों गोलमेज सम्मेलन में टिकने वाले व्यक्ति थे अम्बेडकर साहब। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम भारत में आया था, वो भारत शासन जो अधिनियम 1935 का आया था ना, उसका लाने में सबसे ज्यादा योगदान अम्बेडकर का केरले का। उसमें सारी बातें अम्बेडकर की लिखी हुई हैं, जो उन्होंने बोला था सारा वही लिख दिया उन्होंने, छाप दिया अंग्रेजी। क्योंकि बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे, पढ़े लिखे व्यक्ति को खारिज करना इतना आसान बात है ही नहीं। अंग्रेज चुपचाप बैठ जाते थे उनके सामने, जब उनके सामने तर्क रखते थे, आर्गुमेंट रखते थे, चुप सीधा, किसी की हिम्मत ही नहीं थी। फिर लोग तिड़ंग का भाग गए वहां, करेगा क्या जब जवाब ही नहीं आया। क्या हुआ 1935 के बाद ये भारत में आए। भारत में एक वो हुआ सांप्रदायिक पंचाट। सांप्रदायिक पंचाट जिसे कहते हैं, गांधी के बीच में अम्बेडकर के बीच में एक समझौता हुआ जिसे सांप्रदायिक पंचाट के नाम से जानते हैं। ठीक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दोनों को बुलाया, चलो भाई दोनों के बीच में जो नाराजगी, वहां तो आरक्षण की शुरुआत हुई थी देश में। समझ बात है। अम्बेडकर ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मुझे पृथक निर्वाचन पद्धति नहीं चाहिए, मुझे दलितों के लिए एक अलग नेता नहीं चाहिए, मैं मान जाता हूं हम भारत में ही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम करना तुम आज के बाद, क्या, जब तुम संविधान सभा बनाओगे, कभी भी चुनाव लड़वाओगे, अगर उसमें से 10 सीट है टोटल, 10 विधायक, अगर तुम समझ लो देश के अंदर, इस एरिया के अंदर, किसी एरिया के अंदर समझ लो 100 विधायक बनेंगे ना, समझ जाओ वहां 30 बंदे SC के होंगे। उसने कहा क्यों, चाहे वे चुनाव जीतते हैं नहीं जीतते, वहां वही लड़ेगा जाकर, SC का ही लड़ना चाहिए। यहां तक आरक्षण की शुरुआत हुई थी 1932 से पहली बार, ये आरक्षण की शुरुआत। समझ में आई बात है। ठीक, उसके बाद कहानी आगे बढ़ी, 1935 आया, 1935 का भारत शासन अधिनियम आया, भारत शासन अधिनियम। उसके बाद क्या हुआ, अब फिर वो कहानी वहीं पहुंच के बाद में जाएगा। अंग्रेज ना 1939 का समय आ गया, दूसरा विश्व युद्ध चल गया, अंग्रेजों की हालत वहां इंग्लैंड में फिर खराब होगी, उनके सारे सैनिक मारे जा रहे। अब अंग्रेजों को फिर सैनिक चाहिए, और सैनिक मिलेंगे कहां से, भारत में, क्योंकि भारत में सारे बेरोजगार पैदा हुए। सही में क्या, सैनिक मिलेंगे कहां, भारत में। तो अंग्रेज पता क्या है, दिलासा देने के लिए, अच्छा भारत के लोग पहले तो डिमांड कर रहे थे, कहते भारत में हम एक संविधान सभा बनाना चाह रहे, और वह हमारा भारत का खुद का संविधान बनाएंगे।
लेकिन अंग्रेजों को लगता था कि भारत के लोगों में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो संविधान बना सके और एक्सपर्ट हो इसमें, तो कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है। इसलिए मैंने कहते नहीं, हम तुम्हें संविधान नहीं बनाने देने के बिल्कुल भी। अगर बनाने भी देंगे तो उसमें भारत के लोग जरूर अंग्रेजी लोग जरूर रहेंगे। भाई यार हमारा देश छोड़ दो, हम ये छोड़ ही नहीं रहे बिल्कुल भी। कांग्रेस वाले पूरा संघर्ष कर रहे हैं ना, भगा दे आता, भगा दे भगा दे। महात्मा गांधी भी परेशान हो गए यार, कहाँ 15 तो संघर्ष कर रहा, 40 आ गया। 1915 में आए थे महात्मा गांधी, 1940 आ गया। तो फिर इन्होंने सोचा अंग्रेजों ने कैसे भारतीयों को रिझाया जा, वे अगस्त प्रस्ताव भेजा इन्होंने, अगस्त प्रस्ताव उसमें लिख कर भेजा, चलो तुम अपनी संविधान सभा बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें ना एक काम होगा, उसमें अंग्रेजी बैठेंगे संविधान सभा में। बस पंडित नेहरू ने पढ़ा इस बात को, अच्छा हम बना रहे बेवकूफ, नु कह रहे ये प्रस्ताव इतना ही पुराना जितने किसी दरवाजे में ठुकी हुई कील। समझ में आई बात है, ऐसे ऐसे कमेंट करे। महात्मा गांधी का फाड़ फाड़ का मुंह मार फेंक कसके। हाँ, कांग्रेस के जितने भी नेता ना सबने सर नकार दिया, सब ना भारत के अंदर सबने नकार दिया सर। ठीक, मुस्लिम लीग ने भी नकार दिया। मुस्लिम लीग वाले डिमांड करनी स्टार्ट कर दिए, पाकिस्तान चाहिए। क्या चाहिए? मुस्लिम लीग पाकिस्तान चाहिए। तभी इसी टाइम पर समझ जाओ 1940 में ही अंबेडकर ने किताब लिखी थी थॉट्स ऑफ पाकिस्तान। 7 साल पहले बता दिया था उसने, तुम कुछ भी कोशिश कर लो, ये धर्म एक ऐसी चीज है पाकिस्तान बन कर आएगा। इसे कहें विजनरी इंसान। समझ गए? मैंने पढ़ी किताब थॉट्स ऑफ पाकिस्तान, पहले बताया 7 साल पहले इस व्यक्ति ने, अंबेडकर ने। ठीक, उसके बाद अगस्त प्रस्ताव आया, अगस्त प्रस्ताव को नकार दिया। 1.5-2 साल बीतते, इन्होंने सोचा क्या कर। इन्होंने कहा एक काम करते हैं, इन्होंने क्रिप्स प्रस्ताव भेजा। क्रिप्स नाम का एक व्यक्ति था, क्रिप्स प्रस्ताव भेजा, 1942 में आया वो भी। भारत ने ना, अंग्रेजों ने, इन्होंने कहा तुम अपना संविधान बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है, भारतीय भी रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले ना बस दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो जाने दो, बस तुम्हारा साथ दे दो। अच्छा, नु कह रहे बेवकूफ बना रहे हैं, पहली बार तुम्हारा साथ नहीं दिया था 1914 से लेकर 18 में, तुमने हमें धोखा दिया था, भागो यहाँ से। क्रिप्स प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया। भारत के लोगों ने किसी को नहीं माना। भारत के लोग का मतलब जो भारत में उस टाइम राज करने वाली शक्ति थी, जैसे कांग्रेस हुई, अलग अलग राजनीतिक दल हुए बहुत सारे, उन्होंने सबने मना कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, महात्मा गांधी को उठाकर सीधा जेल में, जब क्रिप्स प्रस्ताव ठुकरा दिया। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जेल में, नेहरू भी जेल में, सब जेल में। और जेल में से ना, अब महात्मा गांधी पता क्या कह रहे थे, महात्मा गांधी को जेल में से नहीं डाला था, खड़े होकर मंच पे महात्मा गांधी ने बोला था, अंग्रेजों बस तुम मुझे न बता दो देश कब को छोड़ रहे हो मेरा, ठीक, क्या तो करो या फिर मरो। सामने जनता बैठी हुई थी, जनता ने समझा अच्छा ये करना चाह रहे, क्या तो देश आज़ाद करो नहीं तो मर जाओ। उनके दिमाग में यही बात फैल गई, सारे अखबारों में यही बात छपी कि महात्मा गांधी हिंसा की बात कर रहे हैं। अब पूरे देश में यही लपेटे फैल गई, 1.5 लाख लोग मर गए देश में। इतनी हिंसा फैली, इतनी हिंसा, कत्लेआम मचा। अंग्रेज ये मारा हम ही ना मारा, ये हम मारा हम ही ना मारा, बहुत दंगे हुए। महात्मा गांधी ने फिर बाद में जाकर जब लोग रुक नहीं रहे, महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने उठाकर जेल में डाल दिया। जेल में तो महात्मा गांधी ने उपवास रखना शुरू कर दिया। उपवास 21 दिन का फास्ट रखा। उनकी पहली पत्नी की मौत हो चुकी थी, उनकी माता मर चुकी थी, पत्नी नहीं माता मर चुकी थी उनकी। अपनी माता को याद करते हुए बड़े दुखी हुए थे और उपवास रखा उन्होंने। पहली बार यहाँ जेल में रहकर जब उपवास रखा, उनकी हालत बहुत बिगड़ गई थी, बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी उनकी हालत। उसके बाद क्या हुआ, करो या मरो का नारा उन्होंने तो दिया था, वो 1942 चला आया। अच्छा, भारत के लोग भी इसमें, उत्तराखंड के लोग भी इसमें शामिल होंगे। उत्तराखंड के लोग सारे में घुसने वाले हैं, जैसे बीच बीच में कल को जब मैं पढ़ाऊंगा सारे में, याद रहेगी बात यार। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ। उन्होंने सोचा भारत के लोग, अंग्रेजों ने सोचा भारत के लोग मानने के नहीं बिल्कुल भी, क्या करो तो क्या। फिर ले गए कैबिनेट मिशन। 1946 में आया कैबिनेट मिशन। इंग्लैंड में सरकार ही बदल गई। इंग्लैंड में तो चुनाव होंगे, क्लाइमेट एटली की सरकार आई, वो भारत के पक्ष में थी। उन्होंने पहले ही कह दिया था अगर हम जीत गए तो भारत को आजाद कर देंगे। हम जीत गए। 1946 में कैबिनेट मिशन भेजा। कैबिनेट मिशन में जब भेजा ना उन्होंने कहा भारत के लोगों जाओ बेटा संविधान बनाओ तुम अपना, कोई दिक्कत नहीं है, तय करो। इन्होंने संविधान बनाया ऐसे ऐसे करके। उसके बाद दिक्कत खड़ी होती पाकिस्तान को लेकर। पाकिस्तान वाले ये मान ही नहीं रहे थे, मुस्लिम लोग लिख के ना बैठते हैं तो भाई पाकिस्तान चाहिए, हम अपना अलग देश चाहिए, मुस्लिम हम एक तरफ रह लेंगे, यह बात थी। बात समझ में आई क्या? ये मान ही नहीं रहे थे। ठीक, अब दिक्कत खड़ी होगी मुस्लिम लोगों को अलग कैसे करें। पहली तरफ से महारानी विक्टोरिया थी,
ठीक, महारानी विक्टोरिया नानी थी लॉर्ड माउंटबेटन की। उसने अपने दोते को भेजा यहाँ से कि तू जा भारत में और देखा वहाँ क्या हाल चाल है। ठीक, लॉर्ड माउंटबेटन आए, उनकी पत्नी का नाम था एडविना, बहुत सुंदर थी। लड़की का नाम था पमेला, वो भी बहुत सुंदर थी। मेरे साथ बातचीत हुई उनकी, मजाक नहीं करा, किताब पढ़ी मैंने उनकी समझ आई बात क्या। और लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए। अब भारत में जब आए, मैं 3 जून 1947 की बात बता रहा हूं मैं, अभी 15 अगस्त नहीं आई, अभी 1947 लॉर्ड माउंटबेटन योजना आई। और लॉर्ड माउंटबेटन योजना में लास्ट में कह ही दिया गया कि भाई कितनी भी कोशिश कर लो, पाकिस्तान वाले मानने के नहीं, बनकर आएगा, पाकिस्तान बनकर आएगा। उस टाइम पर जाकर फिर भारत के 2 टुकड़े कर दिए गए, और 2 टुकड़े कर दिए गए। बहुत अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा, 18 जुलाई का दिन था, 18 जुलाई, अभी तो 3 जुलाई की बात चली थी, यहाँ 3 जून की, जून के बाद क्या हुआ जुलाई, 1 महीने बाद 18 जुलाई को, ये समझ जाओ, फिर अंग्रेजी सरकार ने भारत स्वाधीनता नियम 1947 पारित करा। और जब भारत स्वाधीनता नियम 1947 पारित करा ना, उसमें कहा गया अब भारत में जो भी शासन चलेगा, जब तक इनका संविधान बन नहीं जाता और लागू नहीं हो जाता, इस अधिनियम के तहत चलेगा। और ये तय कर दिया गया उसमें, अब पाकिस्तान बनकर आएगा, जितने भी मुस्लिम लोग हैं ना, ये अपना देश अलग बना सकते हैं। ठीक, अब इसमें डिसाइड करी गई कौन सी देश तारीख को आज़ादी मिलेगी। उसमें साफ साफ लिखा गया 14 तारीख को हम तुम आज़ाद कर देंगे पाकिस्तान वालों को। समझ बात है, तुम अपने देश का अलग बना लेना, हम अपने देश का अलग बना लेंगे। समझ बात है, तुम अपना देश अलग बना लेना, हम अपने देश अलग बना लेंगे। उन्होंने कहा जहाँ मुस्लिमों की जनसंख्या ज़्यादा, तो पाकिस्तान वाले मुस्लिम की संख्या ज़्यादा थी, यहाँ के लोगों की, यहाँ के जो मुसलमान थे, उन ऑप्शन रखा गया तुम उस एरिया में ट्रांसफर हो जाओ। कुछ लोग जा पाए, कुछ नहीं जा पाए। फिर उन्होंने अपनी सेना तैयार कर ली, हम इधर रह गए, मैं इधर रह गए, लड़ाई बजती रही बिल्कुल भी। नेहरू बहुत दुखी थे। अब धीरे धीरे पता क्या हुआ, जुलाई के बाद क्या हुआ, अगस्त में आता, अगला महीना अगस्त का था। इंदिरा गांधी का नाम सुना है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की लड़की थी वो। कभी पिक्चर देखना, पिक्चर भी देखा करो यार बैठ के जाकर। पंडित जवाहरलाल नेहरू की लड़की थी वह। 14 अगस्त की शाम थी, 14 अगस्त को पाकिस्तान जश्न मना रहा था, लेकिन वहाँ कत्लेआम भी बच रहा था। क्यों? क्योंकि भारत के लोगों ने जो इधर तक जाने वाली पाइपलाइन थी वे भी काट दी गई थी। वहाँ पाकिस्तान के लोग प्यास से मर रहे थे, पानी ही नहीं था उनके पास, सब चीज़ें बंद कर दी गई थी, इधर तक जाने वाली सारी सप्लाई बंद कर दी गई थी। इधर तो उधर कोई नहीं आ सकता था, कोई नहीं जा सकता था, बहुत कत्लेआम मच रहा था। पंडित नेहरू बहुत दुखी थे उस दिन, 14 अगस्त की शाम रात को 12 बजे की बात बता रहा हूँ मैं तुम्हें। ठीक, अब उन्होंने भाषण भी तैयार करना था, भाषण भी देना था, क्योंकि कल को देश आज़ाद होने वाला। 15 अगस्त है ना, आज 15 अगस्त थी, तो कल को देश आज़ादी भी होने वाला। तो भाई साहब अब करते तो क्या करते, इंदिरा गांधी है, इंदिरा गांधी ने एक बुक लिखी, उस बुक में लिखती है कि 14 अगस्त की शाम को रात मेरे पापा रात को 12 बजे, पापा ही होंगे उनके, समझ की बात है, मेरे पापा बहुत दुखी थे। तब मैंने अपने पापा को समझाया था, वो गया उनकी बायोग्राफी है, तब मैंने अपने पापा को पहली बार समझाया था कि पापा आपको अपने भाषण पर ध्यान देना चाहिए। और उसी के तुरंत बाद ना नेहरू के पास पटेल आए, लॉर्ड माउंटबेटन आए, 3-4 लोग आए, लॉर्ड माउंटबेटन आए, पटेल आए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता आए। महात्मा गांधी तो नाराज हो गए थे, वे कोलकाता चले गए थे, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी कुछ और कह रही थी। ठीक, बड़े बड़े नेता आए और इनके घर पर आए, दारू की बोतल लेकर आए। मजाक नहीं कर रहा है, रिलेटिव बात बता रहा हूँ तुम्हें। और उन्होंने बैठ कर आपस में पार्टी करी। लेकिन पंडित नेहरू उस टाइम पे बहुत दुखी थे और उन्होंने अगले दिन भाषण देना था, और अगले दिन फिर भाषण। मैंने कहा लॉर्ड माउंटबेटन ना, उनकी पत्नी का नाम है एडविना, उनकी बेटी का नाम है पामेला। खुशवंत सिंह, भारतीय स्वतंत्रता पर किताब लिखने वाले खुशवंत सिंह लिखते हैं कि दिल्ली के इंडिया गेट के पास प्रिंस मैदान में अंदाजा लगाया गया था कि लगभग 5000 की भीड़ आने वाली 15 अगस्त को सुबह को, जब झंडा फहराया जाएगा, लाल किले पर तिरंगे पर झंडा फहराया जाएगा। लेकिन अफसोस शाम तक होते होते वहां 30,000 की जनसंख्या हो चुकी थी। 14 अगस्त की शाम तक होते होते अगले दिन जश्न मनाया जाने वाला था, देश के कोने कोने से लोग आए थे। इतनी भीड़ उन्होंने कभी नहीं देखी थी। खुशवंत सिंह अपनी किताब में लिखते हैं कि मैंने अपने जीवन काल में, मैं 45 साल का हो चुका था, कि मैंने अपने जीवन काल में कभी इतनी भीड़ नहीं देखी थी जितना नजारा दिल्ली के इंडिया गेट के पास प्रिंस मैदान में देखा गया था। बीच में एक 10 फुट की बागडोर बनाई गई थी, जिस पर लॉर्ड माउंटबेटन का रथ चलता चला जा रहा था। फिर उसके आगे तो पंडित नेहरू का, फिर लॉर्ड माउंटबेटन का, फिर उनके बड़े बड़े नेताओं का रथ चलता जा रहा था, उनमें बैठा कर ले जा रहा था। लॉर्ड माउंटबेटन की पत्नी का नाम एडविना था, एडविना और पामेला और लॉर्ड माउंटबेटन एक ही रथ पर थे।
इतनी जनसंख्या थी कि घोड़े को चलने के लिए जगह भी न मिली, लोग बार बार उसके रास्ते में पड़े जा रहे थे। आज खुशी का माहौल था। सुबह के 10 बजे थे, कितने 10 बजे थे। 10 बजे तक धीरे धीरे पूरा मैदान भर चुका था। कम से कम 1.5 लाख लोग आए थे, जहां 5000 लोगों का अंदाजा लगाया गया था। पामेला अपनी किताब में लिखती है, द इंडियन लीग रिमेंबर में लिखती है कि उस टाइम, उस 10 बजे तक, सुबह 10 बजे तक मुझे जाने के लिए जगह भी नहीं मिली और मुझे एक लड़की की पीठ पर पैर रख और मेरा सैंडल भी नीचे गिर गया, मुझे तब जाके स्टेज पर ऊपर चढ़ना पड़ा। तो ये पामेला ने लिखा अपनी किताब में, मैंने उनकी किताब पढ़ी थी। समझना की बात है, जो कहती है मुझे बैठने की जगह तक नहीं मिली उसके बाद। और जो मेरी माँ थी ना, एडविना, वो बिल्कुल नेहरू की बराबर में बैठी थी। मजाक नहीं कर रहे हैं, मैं रियलिटी बात बता रहा हूँ। तुम उनका अफेयर बताया जाए उनके साथ। पामेला ने अपनी किताब में लिखी, एक्सेप्ट करी है बात यार। पामेला जिंदा थी अभी कुछ दिन पहले ही, पता नहीं मर गई होगी अभी। समझना ही बात यार, सुन लो ध्यान लगाकर, ठीक। ऐसा करके फिर ये सब चीजें लोग मंच बैठे, फिर पंडित नेहरू ने अपना भाषण दिया था और ऐसा करके आजादी के लिए बहुत बड़ा रास्ता बनाया था। पामेला इंडियन लीग मेंबर में लिखती है, ये कहती है मैंने अपने जीवन काल में इतना मनोहर दृश्य कभी ना देखा था। ये इतनी भीड़ को देखते हुए, और देश के कोने कोने से महिलाएं आई थी और महिलाएं अपने दूध पीछे बच्चों को ऐसे उछाल रही थी मानो आकाश में फूल उड़ रहे हो, ऐसा करके उछाल रही थी। ये खुशी का इतना बड़ा माहौल था। आजादी क्या होती है ये पामेला से सीखा जा सकता है। कहती आजादी का मतलब क्या होता है, मैंने जीवन काल में पहली बार देखा था। पामेला ने लिखा है बात, ये यूरोप के रहने वाले लोग हैं। अच्छी किताब पढ़ा करो जाकर, तभी तो पता लगेगा। तुम्हें पढ़ते तुम है नहीं। जो मैंने कहानी सुनाई तुम्हें, मैं प्लेन में बैठे किताब पढ़ी थी। उस दिन फिर भारत आजाद हुआ था। पंडित नेहरू का वो पहला भाषण आज भी यूट्यूब पर मौजूद है। क्या तुम उसे सुनना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए? तो मैं आज तुमसे आग्रह करूंगा, पंडित नेहरू का वो भाषण जरूर सुनो। पंडित नेहरू उस टाइम के 4 सबसे पढ़े लिखे व्यक्तियों में आते थे, जो फराटेदार अंग्रेजी बोलते थे, जिन्हें इंटरनेशनल रिलेशन का जबरदस्त ज्ञान था। 4 बड़े व्यक्तियों में आते थे। पंडित नेहरू को इतनी जल्दी खारिज नहीं कर सकते तुम। वो बात अलग है, आज के लोग उसे आलोचना करने पर लगे होते हैं। समझ आई बात? मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, समझ आई बात है? मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती। तो अगर मेरी कोई गर्लफ्रेंड होगी तो उसमें आलोचना करने की क्या बात है? ये आज के लोग गधे सारे के सारे, कुछ पता ही नहीं ना बिल्कुल भी। अनाप शनाप के फोटो उठाकर डाल लेंगे। उस टाइम पे तो कैमरा भी नहीं आया था, भैंस की आंख हो। जिस टाइम की तुम फोटो डाल रहे हो उल्टे सीधे करके, ये ऐसे थे वो ऐसे थे, उनकी समझ तो देखो। जब भी तो महात्मा गांधी ने सारी बागडोर पंडित नेहरू के हाथ में क्यों सौंप दी थी? इंटरनेशनल रिलेशन अच्छा था, वह बात अलग थी, ठीक। सरदार पटेल का नाम सुना तुमने? सरदार पटेल को लेकर बहुत लड़ाई हो, उन्हें प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया गया? हम तो कह रहे हैं अम्बेडकर को बना देते, वे तो उनसे भी ज्यादा पढ़े लिखे थे। अगर तुम योग्यता की बात करते हो, महात्मा गांधी के हाथ में थी सब। देश की बागडोर किसे सौंपना चाह रहे हैं? समझ में आई बात? है एक अतीत की बातों को लेकर वर्तमान में नहीं लड़ना चाहिए। बेवकूफ ही हो सारे के सारे। जितने भी नेता अतीत की बात को वर्तमान में उखाड़ कर लड़ेंगे ना, सबसे बड़े गधे में ही है। जो हुआ सो हुआ, आगे देखो ना। समझ में आई बात? है मतलब क्या तो तुम किसी को तारीफ करते हो या किसी को पसंद करते हो, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी भी व्यक्ति को। हर इंसान का अच्छा भी पता होना चाहिए, बुरा भी पता होना चाहिए। चले तो क्या होगा? अब भारत का, उत्तराखंड का इतिहास इसमें कहां से मांगा? तुम तो उत्तराखंड का इतिहास भूल ही गए। अब जितनी भी मैंने तुम्हें कहानी सुनाई ना, इसमें बीच में आकर कहीं कहीं किसी घटना में उत्तराखंड वाले घुसेंगे। समझ गए? कहीं 1905 में कूद जाएंगे बीच में स्वदेशी आंदोलन में, कहीं क्रांतिकारियों में कूद जाएंगे जाए, कहीं कुमाऊं परिषद बनाएंगे जाकर, कहीं कुली असहयोग आंदोलन में कूद जाएंगे, कहीं नमक सत्याग्रह में चले जाएंगे। ये है उत्तराखंड का इतिहास। कहीं यहाँ इसमें चले जाएंगे अगस्त प्रस्ताव में, कहीं 1942 वाले में चले जाएंगे। इन सब के बीच में महिलाएं भी उत्तराखंड की आ गई। उत्तराखंड की महिलाएं भी पीछा ना रही। 5-7 महिलाओं का नाम तो आ गई। समझ बात? या वो भी चुन चुन कर ले आएंगे, बहुत जबरदस्ती खींच कर लेगा। वो मिलते ही नहीं यहाँ तक। इतना छोटा सा प्यारा सा उत्तराखंड हमारा है, इसमें कुछ मिलता ही नहीं मुझे बिल्कुल भी। ठीक, जब जाकर हम ले आएंगे उनका नाम याद करवाना मुझे। तुम कल को पढ़ाऊंगा वो अच्छे तरीके से, समझोगे? आज क्या हुआ? 15 अगस्त का माहौल था, आजादी की तुम्हें झलक दिखाई। ये आजादी का मतलब हो। समझ में आई बात? या अच्छी अच्छी किताबें पढ़ा करो। अभी तुम पढ़े ही क्या हो? ठीक, निराश नहीं होना बिल्कुल भी। अभी तो तुम पढ़े ही नहीं। कहा कितनी किताब पढ़े हो? बताओ कितनी किताब पढ़ी आजादी के बारे में? कितनी किताब पढ़ी? तो फिर अपना इतिहास ही मालूम नहीं है तो क्या जिंदगी जी रहे हो? खाक जिंदगी जी रहे हो? एक भी नहीं पढ़ी? कॉपी नहीं पढ़ी? जो मैंने नोट्स बनवाए थे वही नहीं पढ़ा? भला हो देश का।
चलो कल को पढ़ते हैं इसके बारे में।